वैन एक बेकार सा दिखने वाला लड़का है जिसे उसके फादर ने घर से निकाल दिया था, सोचकर कि वो सबसे कमजोर है और उसके पास कोई मैजिक नहीं है। लेकिन असल में उसका माना अनलिमिटेड है और वो सिर्फ सोचकर ही लगभग कुछ भी बना सकता है। और अब उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है चलिए देखते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, उससे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है जब एक जापान में रहने वाला आदमी वैन फर्तियो नाम के लड़के के रूप में रेनकार्नेट होता है। जैसे वो खिड़की के बाहर देखता है, उसकी मेट टील उसे सावधान रहने को कहते हैं। वैन कहता है कि ये जगह कितनी सुंदर है, लेकिन टील हैरान हो जाते हैं कि वो इतनी अच्छी तरह कैसे बात कर रहा है जबकि वो सिर्फ 2 साल का है। हमें पता चलता है कि उसे जापान में गुजारी हुई अपनी पुरानी जिंदगी की मेमोरीज याद है, इसलिए उसे पता है कि वो एक नई दुनिया में रेनकार्नेट हुआ है। जब वैन अपने परिवार के साथ खाना खा रहा होता है, उसका फादर जालपा उसके भाइयों से पूछते हैं कि वो आज क्या करेंगे, तो वो बताते हैं कि वो अपनी मैजिक प्रैक्टिस करने वाला है। फिर वो पूछते हैं कि वैन क्या करेगा। वैन कहता है कि वो देश के इतिहास के बारे में पढ़ना चाहता है। उसके फादर कहते हैं कि जब वो 8 साल का होगा तब उसका माना टेस्ट किया जाएगा ताकि पता चल सके कि वैन के पास कौन सा मैजिक होगा, और वो उस पल का इंतजार कर रहे हैं। हमें पता चलता है कि इस दुनिया में किसी इंसान के पास मैजिक होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नोबल्स अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए जादू पर डिपेंड करते हैं। और उन 4 एलिमेंट्स फायर, अर्थ, विंड और वाटर, इनको सबसे बेस्ट माना जाता है। जिन नोबल्स के पास इन चारों में से कोई अलग मैजिक होता है उन्हें बेकार माना जाता है। और हमें पता चलता है कि वैन के सभी भाइयों के पास उन 4 एलिमेंट्स में से एक की पावर है, इसीलिए जालपा उन पर बहुत गर्व महसूस करता है। उसके बाद वैन टील से जादुई हथियारों के बारे में पूछता है, तो वो उसे बताते हैं कि क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स माना को स्टोर कर सकते हैं। बाकी मेंस हैरान हो जाते हैं कि वैन इतने कम उम्र में भी उसकी बातें समझ लेता है। उसका बटलर एस्पार्टा उसे एक सिंपल मैथ्स का सवाल देता है और वैन उसे सॉल्व कर लेता है। तब एस्पार्टा समझ जाता है कि वो बहुत टैलेंटेड है और फैसला करता है कि वो उसका टीचर बनेगा। वैन अगले 2 साल एस्पार्टा से पढ़ाई करता है और जब वो 4 साल का होता है तब उसका टील के साथ एक डुएल होता है, लेकिन टील आसानी से उसके अटैक्स डॉज कर लेती है और बस भाग जाती है। 1 साल बाद वैन ट्रेनिंग कर रहे एक लड़के से फाइट करता है और उसे हरा देता है, इसलिए बाकी बच्चे उसे टैलेंटेड समझने लगते हैं। डी नाम का एक कमांडर उसके टैलेंट को पहचान लेता है और फैसला करता है कि वो उसे तलवार चलाना सिखाएगा, क्योंकि वो चाहता है वैन देश का सबसे बेहतरीन तलवारबाज बने। वैन कहता है कि उसे अभी भी एस्पार्टा से पढ़ना है, लेकिन डी वादा करता है कि वो उसके लिए बात करेगा और ट्रेनिंग में उसे एकदम प्यार से सिखाएगा। लेकिन बाद में वैन को समझ आता है कि वो झूठा था, क्योंकि डी उसे बिना रुके ट्रेनिंग करवाता है और आराम करते वक्त वे मन में एक कुर्सी को सोचकर बैठने को बोलता है ताकि उसके पैर मजबूत हो सके। टील उसे टॉवल देती है और वो उससे अपना चेहरा साफ करता है, ये सोचते हुए कि रीइंकार्नेशन के बाद उसकी जिंदगी कितनी मजेदार हो गई है। इसीलिए वो अपने लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करना चाहता है। जब वैन 6 साल का होता है सब उसे एक हीरो के रूप में पहचानने लगता है, लेकिन हमें पता चलता है कि उसने ट्रेनिंग और पढ़ाई कभी बंद नहीं की। इस वजह से वो थक जाता है और टील से कहता है कि वो बाहर जाकर खेलना चाहता है। टील उसे बाजार ले जाते हैं जहाँ वो उसे हर तरह की चीजें दिखाते हैं, लेकिन तभी वो एक आदमी को अपने बेटे को घसीटते हुए देखते हैं। वैन पूछता है कि उसके हाथ क्यों बंधे हैं, तो आदमी बताता है कि वो उसे एक स्लेव के तौर पर बेचने वाला है। टील उसे समझाती है कि गरीब परिवार अक्सर अपने बच्चों को बेच देते हैं क्योंकि उनके पास उन्हें खिलाने के पैसे नहीं होते। तभी रोजेलिया नाम की एक औरत वैन को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में स्वागत करते हैं और वैन उससे पूछता है कि वो लड़का कितने का है। उसका फादर बताता है कि वो थीफ मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, मतलब उसे चोरी वगैरह करने में आसानी होती है शायद। लेकिन रोजेलिया कहते हैं कि उस लड़के के बदले सिर्फ 3 बड़े सिल्वर कॉइन्स मिलेंगे, जिससे आदमी गुस्सा हो जाता है। वो अपने बेटे को पीटने लगता है और कहता है कि वो किसी काम का नहीं है, लेकिन वैन उस लड़के को 5 सिल्वर कॉइन्स में खरीदने का ऑफर देता है। वो आदमी पैसे लेकर तुरंत भाग जाता है और वैन उस लड़के का नाम पूछता है, तो वो अपना नाम खामशिन बताता है। वैन उससे कहता है कि अब से वो आजाद है और समझाता है कि उसने उसे सिर्फ मदद करने के लिए खरीदा था। वैन समझ जाता है कि खामशिन के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए वो उसे अपने महल में रहने के लिए इनवाइट करता है। लेकिन गार्ड्स बताते हैं कि जालपा उसे घर में एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक वैन उसे अपना नौकर बनाकर ना लाए। रोजेलिया उनके बीच स्लेव कॉन्ट्रैक्ट बनाने में मदद करते हैं, जिससे खामशिन के हाथ पर एक निशान बच जाता है। वो समझाते हैं कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता तब तक ये निशान नहीं हटेगा। वो महल वापस लौटते हैं जहाँ खामशिन बताता है कि डी वैन को ढूंढ रहा है, लेकिन वैन उसे एक बिस्किट देता है और बोलता है कि डी को कह दे वो यहाँ नहीं है। वैन देखता है कि खामशिन अपने ग्लव्स नहीं पहन रहा, तो खामशिन बताता है कि वो चाहता है सब उसके हाथ का निशान देखे, क्योंकि उसके लिए ये बेइज्जती नहीं बल्कि गर्व की बात है। लेकिन वैन फिर भी उसे वो ग्लव्स पहनने को कहता है जो उसने उसके लिए खरीदे थे। फिर खामशिन डी को बताता है कि वैन अपने कमरे में नहीं है। डी उसकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन उसे खामशिन मजेदार लगता है, इसलिए वो फैसला करता है कि अब वो उसे ट्रेन करेगा। जब वैन फाइनली 8 साल का होता है तब उसके मैजिकल टेस्ट का वक्त आ जाता है। सभी लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि उसके पास कौन सा मैजिक होगा, लेकिन जालपा हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वैन के पास उन 4 एलिमेंट्स में से एक भी जादू नहीं है और वो सिर्फ प्रोडक्शन मैजिक यूज कर सकता है, जिसे सबसे बेकार टाइप का जादू
जादू माना जाता है। जालपा समझ जाता है कि वैन अब किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो अपने जादू से सिर्फ तलवारें और दूसरे हथियार बना सकता है, और वो सोचता है कि वैन ऐसे अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, और क्योंकि वो अब उनके परिवार का एक कलंक है, जालपा उसे मारने की तैयारी करता है। लेकिन उसका बड़ा भाई मर्सिया बताता है कि वैन को मारने से बेहतर एक दूर गाँव में भेज दिया जाए जो उनके पड़ोसी देश येलनेता किंगडम के पास है। हमें पता चलता है कि उस गाँव की कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ न ज्यादा लोग रहते हैं और न ही उधर कुछ पाया जाता है। जालपा को ये आइडिया पसंद आता है, क्योंकि अगर वैन उस गाँव का लॉर्ड बन जाता है तो वो गाँव भी उनके कब्जे में आ जाएगा। और सबके जाने के बाद मर्सिया वैन से माफी मांगता है उसे दूर भेजने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता था वैन को सिर्फ अपने जादू की वजह से मार दिया जाए। वो वादा करता है कि वो जितनी हो सके उतनी मदद करेगा। जब वैन निकलने की तैयारी करता है तो वो असल में एक गाँव का लॉर्ड बनने को लेकर एक्साइटेड होता है, क्योंकि इसका मतलब था कि अब उसे आराम करने का टाइम मिलेगा। वो दुखी नहीं होता कि उसे अपने इस आलीशान महल को छोड़कर जाना पड़ रहा है। फिर हमें पता चलता है कि सिर्फ खामशिन को ही उसके साथ भेजा गया था, लेकिन मर्सिया ने उसकी सुरक्षा के लिए 10 एडवेंचरर्स हायर किए थे। टील बताते हैं कि वो भी उसके साथ उसके पर्सनल मेड बनकर जाएंगे। डी भी अपनी नौकरी छोड़कर उसके पीछे आ जाता है, क्योंकि वो वैन को तलवारों के बारे में सब कुछ सिखाना चाहता है। और एस्पार्टा बताता है कि उसने भी जल्दी रिटायरमेंट ले ली, ताकि वो वैन की पढ़ाई पूरी कर सके और उसकी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखे। वो लोग गाड़ी में निकलते हैं और हमें पता चलता है कि उस पर उनके राज्य का झंडा नहीं लगा है, क्योंकि जालपा चाहता था कि वैन को चुपचाप भेज दिया जाए। लेकिन गाँव वाले उसे अलविदा कहने आते हैं। डी का दोस्त बताता है कि उन्होंने लोगों को वैन के बारे में बता दिया था कि वो यहाँ से जा रहा है, इसीलिए सब मिलकर उसे आखिरी बार के लिए देखने आते हैं। वैन उनका शुक्रिया अदा करता है और सबको अलविदा कहता है। रास्ते में वैन अपनी प्रोडक्शन मैजिक से एक पेड़ की टहनी को चाकू में बदल देता है, क्योंकि वो समझने की कोशिश कर रहा है कि उसकी पावर आखिर काम कैसे करती है। लेकिन जब वो गाँव पहुँचते हैं तब देखते हैं कि गाँव पर लुटेरे हमला कर रहे हैं। वैन नोटिस करता है कि पूरा गाँव दीवारों से घिरा हुआ है, लेकिन वो दीवारें गाँव वालों को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, और उसे समझ आता है कि गेट पर 50 से ज्यादा लुटेरे हैं। डी सजेस्ट करता है कि सीधा सामने से हमला कर देते हैं, लेकिन एडवेंचरर्स का लीडर ऑर्थो समझाता है कि ये बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि लुटेरों की संख्या उनसे काफी ज्यादा है। वो कहता है कि उन्हें सिर्फ वैन को सुरक्षित गांव तक पहुंचाने के लिए हायर किया गया था, और वो अपने साथियों की जान खतरे में डालकर लुटेरों से फाइट नहीं करेगा। तो डी फैसला करता है कि वो बिना उनकी मदद के फाइट करेगा। लेकिन एस्पार्टा इस बात से सहमत नहीं होता, क्योंकि उसका मानना है कि अगर डी लड़ाई में मर गया तो आगे जाके गाँव की रक्षा कौन करेगा। फिर वो रिवील करता है कि वो एक एलिमेंटल मेज है। वो प्लान बनाता है कि अपने अर्थ मैजिक से एक बड़ी सी दीवार क्रिएट करेगा और एडवेंचरर्स उस दीवार के पीछे से हमला करेंगे, ताकि डी और उसके आदमियों को उन लुटेरों पर साइड से हमला करने का मौका मिल सके। लेकिन वैन इस प्लान से सहमत नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि एस्पार्टा खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करने वाला है, और उसे ये भी पता है कि अगर एस्पार्टा और डी मर गए तो उसका फादर उसे मार डालेगा। इसलिए वैन फैसला करता है कि वो खुद चारा बनेगा। वो सबको बोलता है कि प्लान के मुताबिक काम करे, और कहता है कि वो लोग टेंशन ना ले, वो नहीं मरेगा, क्योंकि उसने डी से ट्रेनिंग ली है। औरतों को याद आता है कि जब उन्हें वैन को गार्ड करने का मिशन मिला था तब सबने सोचा था कि वो भी बाकी नॉबल्स की तरह होगा जो उन्हें नीचा समझते हैं, लेकिन वैन खुद उनके सामने आया था। उसने उनका मिशन एक्सेप्ट करने के लिए शुक्रिया बोला था और कहा था कि वो उन पर भरोसा करता है। तब उन्हें समझ आया कि वैन बाकी नॉबल्स जैसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए औरतों फैसला करता है कि वो भी लड़ाई में साथ देगा, और कहता है कि वो वैन को अपनी जान खतरे में नहीं डालने देगा। एरियल नाम की वो लड़की भी कहते हैं कि वो लोग वैन पर अपनी जान तक भरोसा करेंगे, क्योंकि वो दूसरे नॉबल जैसा नहीं है। एस्पार्टा कहता है कि फिर उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ा बदलना पड़ेगा। वो समझाता है कि वो दीवारें बनाएगा और दूर से अटैक करेगा, ताकि ऑर्थो और डी दोनों साइड से लुटेरों पर हमला कर सके। सब उसके प्लान के मुताबिक काम करता है। तो वो लुटेरों के पीछे अर्थ वॉल क्रिएट करता है, जबकि वो गुंडे गाँव लूट रहे होते हैं। अचानक एरियल और उसके साथी उन पर पीछे से तीरों से हमला करता है। लुटेरे उनकी तरफ दौड़ता है, लेकिन डी और ऑर्थो उन्हें काट गिराते हैं और उन लुटेरों की हवा टाइट हो जाते हैं, क्योंकि अब वो चारों तरफ से घिर चुके होते हैं। नाइट्स और एडवेंचरर्स मिलकर उन्हें बुरी तरह हरा देते हैं। लुटेरे भागने लगते हैं, लेकिन उनका लीडर एरियल पर हमला करने दौड़ता है। तभी वैन उसकी टांगे काट देता है और खामशिन उसका काम खत्म कर देता है। वो बाकी लुटेरों को पकड़ लेते हैं और औरतों खुश होता है कि सारे लोग सुरक्षित हैं। लेकिन वो एडवेंचरर से कहता है कि पेमेंट मिलते ही उनका मिशन खत्म हो जाएगा। वो बताता है कि उसे वैन मजेदार लगता है और वो उसके साथ रहना चाहता है, पर आधे एडवेंचरर्स अपने अगले मिशन के लिए चले जाते हैं। लेकिन एरियल और बाकी लोग कहते हैं कि उन्हें भी वैन पसंद है, इसलिए वो भी उसके साथ रुकने का फैसला करते हैं। फिर सब गाँव वालों से मिलता है और वैन बताता है कि वो अब से उनका नया लॉर्ड है। लेकिन गाँव के मुखिया रोंडा बताता है कि लुटेरे हमेशा उन पर हमला करते रहता है। वो समझाता है कि जब वो फेर्दिनातो देश के हिस्सा थे तब नाइट्स उनके गाँव में आते जाते रहते थे सुरक्षा के तौर पर, लेकिन फेर्दियो देश में शामिल होने के बाद उनके गाँव को इग्नोर किया जा रहा है। सुरक्षा तो दूर, राजा मतलब वैन के फादर उनके गाँव में खाना पानी या बाकी जरूरी चीजें भी नहीं पहुँचाते। उसका मानना है कि जालपा को उनकी परवाह नहीं है, क्योंकि उनका गाँव गरीब है। वैन समझाता है कि ऐसी बात नहीं है और कहता है कि अब राजा को दोष देने से क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि वो तो खड़ूस है ही। ऊपर से
उनके देश के नियमों को बदला नहीं जा सकता। इसलिए वो बताता है कि उन्हें अपने गांव को इम्प्रूव करने पर फोकस करना चाहिए ताकि वो इतना तरक्की करे कि राजा उन्हें इग्नोर ही ना कर पाए। और वैन कहता है कि उनका नया लॉर्ड होने के नाते वो उनकी मदद जरूर करेगा। वैन समझ जाता है कि गांव वाले उस पर विश्वास नहीं कर रहे क्योंकि वो सिर्फ एक बच्चा है, लेकिन स्पार्टा और दी उसके बात पर भरोसा दिलाता है। तब गांव वाले धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगता है। वो वैन से पूछता है कि क्या वो कोई मैजिक इस्तेमाल कर सकता है, तो वैन बताता है कि उसके पास सिर्फ प्रोडक्शन मैजिक है। ये सुनते ही गाँव वालों का भरोसा दोबारा टूट जाता है। एक आदमी कहता है कि उन लोगों को अपनी फसल का 30% टैक्स के रूप में देने में भी मुश्किल होते हैं, तो वैन फैसला करता है कि टैक्स को घटाकर 10% कर दिया जाए। वो समझाता है कि सबसे पहले उन्हें अपनी जिंदगी की फिक्र करनी चाहिए। उसके बाद वो एस्पार्टा को आदेश देता है कि गांव के आसपास एक दीवार बनाए जो कुछ समय तक उनकी सुरक्षा का काम करे, जब तक वो अपना प्रोडक्शन मैजिक अच्छे से सीख ना ले। और वो कहता है कि वो गांव के आसपास 1-2 ट्रैप्स भी लगा दे। तो दी कहता है कि ये काम वो संभाल लेगा। उसके बाद वैन जंगल में जाता है जहाँ वो अपने प्रोडक्शन मैजिक इस्तेमाल करके लकड़ी को किसी लोहे की तरह सख्त बनाने की कोशिश करता है, और वो गलती से कुछ ज्यादा ही सख्त लकड़ी बना देता है। औरतों को ये मजेदार लगता है और एक टुकड़े को काटने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि वो उस पर एक खरोच तक नहीं लगा पाया। वैन उन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके हथियार बनाता है और तिल हैरान होते हैं कि वो अभी तक थका क्यों नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन मैजिक बहुत ज्यादा माना कंज्यूम करता है। लेकिन वैन को माना कैसे काम करता है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता। वो खामशिन के लिए एक तलवार बनाता है और खामशिन वादा करता है कि वो उसे हमेशा संभाल कर रखेगा। वैन नोटिस करता है कि तिल को भी एक हथियार चाहिए, तो वो उसे कुल्हाड़ी दे देता है। तिल ऐसा दिखाती है कि वो उसे पसंद आया, लेकिन वैन समझ जाता है कि वो असल में दुखी है। अगले दिन वैन अपने बनाए हुए ब्लॉक्स इकट्ठा करता है और अपने प्रोडक्शन मैजिक का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा महल बना देता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उसने एक चुटकी में पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी। उसके साथ ही खुश होते हैं कि फाइनली उनके पास एक जगह है जिसे वो अपना घर कह सके। तब वैन को एहसास होता है कि उसके प्रोडक्शन मैजिक उतनी भी बेकार नहीं है जितना सब समझते हैं। और तो समझ जाता है कि वैन कोई आम लड़का नहीं है, क्योंकि इस लेवल का मैजिक शायद पूरे दुनिया में सिर्फ वैन के पास ही है। फिर वो सबको बताता है कि जो भी उसे जरूरी सामान ला के देगा वैन उसके लिए घर बना देगा। तो दी और ऑर्थो तुरंत अपने साथियों को कुछ लकड़ियां जमा करने को भेज देते हैं, लेकिन मुखिया साहब कहते हैं कि पूरे गांव को वैन की मदद चाहिए क्योंकि उनके घर और दुकानें बहुत बुरी हालत में है। इसीलिए वैन अपने मैजिक से उन सब के लिए नए घर बना देता है। सब लोग हैरान हो जाता है कि उसके पास इतना माना है कि वो पूरा एक साम्राज्य खड़ा कर सकता है। वैन समझाता है कि उसने हर एक चीज ऐसे अरेंज किया है कि पूरा गांव एकदम साफ सुथरा लगे। उसके बाद वैन अपने घर के पास लोगों के लिए नहाने का एक जगह भी बनाता है। फिर हम तिल और आरियल को नहाते हुए देखते हैं जब वो वैन की तारीफ कर रहे होते हैं कि वो कितना लाजवाब है। उस शाम वैन भी नहाने आता है और नोटिस करता है कि खामशिन की बॉडी बन गई है। तो खामशिन समझाता है कि वो दी के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। तभी दी और उसके नाइट्स भी वहाँ जाता है। वैन चुपचाप निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दी उसे रोक लेता है और कहता है कि एक साथ नहाने से उनकी दोस्ती और गहरी हो जाएगी। कुछ टाइम बाद हमें पता चलता है कि दी और उसके साथियों ने गांव के आसपास एक बड़ा सा गड्ढा बना लिया है और अब अगला स्टेप उसमें पानी भरना है। वो लोग एक नदी के पास जाते हैं जहाँ एस्पार्टा अपने अर्थ मैजिक से गड्ढा खोदता है, लेकिन उसका माना खत्म होने लगता है। इसीलिए दी और उसके दोस्त गड्ढे को और आगे बढ़ाते रहते हैं, जबकि वैन गड्ढे को अपने मैजिक से कवर करता है। टील कहते हैं कि ऐसे तो गांव तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। वैन को भी लगता है कि इसमें 1 हफ्ता लग जाएगा शायद, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्हें पता चलता है कि वो ऑलरेडी गांव के काफी पास पहुंच गए हैं, क्योंकि सब लोग पागलों की तरह खुदाई कर रहे थे। वैन सबको कहता है कि आज के लिए काम नहीं रोकना चाहिए। दी अभी भी खुदाई करना चाहता है, लेकिन वो देखता है कि बाकी सब लोग थकान से मरने वाले हैं, तो वो वापस जाने के लिए मान जाता है। अगले दिन खुदाई पूरी हो चुकी होती है और वो उसमें नदी का पानी छोड़ देते हैं जो गाँव तक पहुँच जाता है। लेकिन वैन समझ जाता है कि अगर बारिश हुई तो बाढ़ आ सकता है, इसलिए वो फैसला करता है कि गाँव के पीछे एक छोटा सा झील बनाएगा जहाँ पानी को स्टोर करके रखा जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि वैन गाँव के दीवारों को मजबूत बना रहा है, लेकिन वो अभी भी खुश नहीं होता। इसलिए वो दीवारों के ऊपर कुछ हथियार भी लगा देता है ताकि अगर कोई हमला करे तो वो कमजोर न पड़ जाए। डी नोटिस करता है कि वैन ने पूरे गांव को किसी बेस कैंप में बदल दिया है और वो सोचता है कि अगर जालपा को वैन की असली शक्तियों का पता होता तो वो सिंहासन उसे ही सौंप देता। लेकिन एस्पार्टा ये नहीं मानता और समझाता है कि वैन की शक्तियाँ सिर्फ सुरक्षा के लिए बेहतर है, पर इससे तुम पलटवार थोड़ी कर सकते हो। डी और एस्पार्टा बहस करने लगते हैं, लेकिन वैन उन्हें रोक देता है और कहता है कि उनके पास जो पावर्स है उसी पे खुश रहना चाहिए और एक दूसरे से लड़कर कोई फायदा नहीं। टील वैन को खाना देती है और खुश होती है कि उसे वो पसंद आया, लेकिन वो कहते हैं कि उनके पास खाना बनाने का सामान बहुत कम है। एस्पार्टा बताता है कि उन्हें गांव की आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ करना पड़ेगा और कहता है कोई बिजनेस करने का रास्ता भी तो नहीं है। लेकिन वैन कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गांव की फसल है, सबको खिलाने के लिए काफी है। तब एस्पार्टा बताता है कि उनके पास वैन के फेवरेट स्नैक्स बनाने का सामान भी नहीं है। ये सुनते ही वैन तुरंत अपना फैसला बदल लेता है और कहता है कि उन्हें ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा जो वो लोग बेच सके। उसके बाद एक एडवेंचरर वैन के बनाए हथियारों को टेस्ट करना चाहता है। वो अपने शील्ड दिखाता है और बताने
लगता है कि ये कितना बेहतरीन है, इतना मजबूत है कि इसे तोड़ने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। तब वैन खामशिन को अपनी तलवार से हमला करने का आदेश देता है, लेकिन खामशिन अपनी तलवार को तोड़ना नहीं चाहता क्योंकि वैन ने उसे तोहफे में दिया था, इसलिए वो सिर्फ हल्का सा टच करता है। तलवार उस शील्ड को आसानी से 2 टुकड़ों में काट देती है और वो आदमी रोना शुरू कर देता है। तो वैन तुरंत अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके शील्ड को रिपेयर कर देता है और तो उन्हें कुछ पत्थर दिखाता है जो उसने इकट्ठा किए थे और बताता है कि ये पत्थर उस पहाड़ के नीचे मिला है। सिर्फ यही नहीं, उसे मिथ्रिल का पत्थर भी मिला है। उसका मानना है कि क्योंकि ये जगह राज्य के एकदम पीछे वाले हिस्से में है, तो किसी ने भी इस इलाके को अच्छे से जांच नहीं किया, इसीलिए वैन सोचता है कि वो जगह शायद और भी कीमती चीजों से भरी हुई होगी। वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके कुछ पत्थरों को एक ब्लॉक में बदल देता है। एक एडवेंचरर उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उस ब्लॉक से 2 तलवारें बना दे। वैन पहली तलवार को जितना हो सके उतना तीखा, मतलब उतना शार्प बनाता है ताकि वो लोहे तक को काट सके, और दूसरी एक लॉन्ग स्वॉर्ड होती है जो उसे पर्सनली कूल लगती है। बाकी एडवेंचरर्स भी उसे तलवारें बनाने को बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया होता है कि उसके हथियार लाजवाब होते हैं। वैन भी उनकी बात मान जाता है। फिर एरियल कहते हैं कि वैन अपनी मैजिक से बहुत सारा पैसा कमा सकता है, लेकिन जब एस्पार्टा मिथ्रिल ओर को देखता है तो वो सोचता है कि पास में शायद कहीं एक डंजन होगा। वो समझाता है कि अगर लोगों को डंजन के बारे में पता चल गया तो एडवेंचरर्स पैसे कमाने के लिए वहाँ जरूर आएंगे और तब उनके गाँव में भी एक गिल्ड खोला जाएगा। लेकिन वैन जानता है कि अभी इस गाँव में बाहर के लोगों का स्वागत करना मुमकिन नहीं होगा क्योंकि उनके पास जरूरत की चीजें नहीं है। और वैन को ये भी टेंशन होती है कि पड़ोसी देश डंजन को उनसे छीनने की कोशिश कर सकता है अगर उन्हें पता चल गया तो। वो कहता है कि वो अपने परिवार का कलंक है, इसलिए अगर उसके फादर को पता चल गया कि गांव इतनी तरक्की कर रही है तो उसे कहीं और भेज दिया जाएगा। इसी वजह से एडवेंचरर्स फैसला करते हैं कि वो अभी डंजन से दूर रहेंगे जब तक वैन गांव को इतना बेहतर ना कर दे कि उसके परिवार के लिए भी वैन को आदेश देना मुश्किल हो जाए। उसके बाद गाँव वाले डर जाते हैं जब वो आर्मर्ड लिजर्ड्स नाम के जानवरों को गाँव की तरफ आते हुए देखते हैं। तो वैन आदेश देता है कि दरवाजा बंद कर दिया जाए और सबको कहता है कि गांव को बचाने के लिए उन्हें मिलकर लड़ाई करनी होगी। सब लोग अपने अपने हथियार उठा लेते हैं और खामशिन कहता है कि एडवेंचर से भी बाहर गए हुए हैं। टील नहीं चाहती कि वैन ये लड़ाई देखे, इसलिए वैन डी को बताता है कि वो नीचे रहकर ही उन्हें आदेश देता रहेगा। डी देखता है कि वहाँ कम से कम 40 मॉन्स्टर्स है और वो नर्वस हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि सबसे बेहतरीन नाइट्स को भी एक लिजर्ड को हराने में मुश्किल होते हैं। तो वो सबको तीरों से हमला करने का आदेश देता है। तीर उन मॉन्स्टरों को आसानी से चीर देते हैं और डी को यकीन नहीं होता कि वैन के हथियार इतने पावरफुल है। वो आधे से ज्यादा मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं, लेकिन फिर सब टेंशन में आ जाता है क्योंकि उनके तीर खत्म हो गए होते हैं। वैन को याद आता है कि उसके बनाए लकड़ी के तलवारों ने भी शील्ड को काट दिया था, तो वो डी को उन्हीं लकड़ी के हथियारों का इस्तेमाल करने का आदेश देता है। पर नाइट्स को लगता है कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन डी वैन पर पूरा भरोसा करता है और सबको लकड़ी के तीर इस्तेमाल करने का आदेश देता है। और बिल्कुल वो उन मॉन्स्टर्स को छेड़ने में कामयाब हो जाता है, इसीलिए वो सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है और वैन खुश होता है कि किसी को भी चोट नहीं लगे। उसके बाद ऑर्थो गाँव वालों को सिखाता है कि लिजर्ड्स को कैसे पकाना है। वैन देखता है कि उनके पास उन जानवरों का बहुत सारा मांस है, तो वो फैसला करता है कि सभी के साथ एक पार्टी किया जाए। एडवेंचरर्स खाना एंजॉय करते हैं और ऑर्थो बिल्कुल हैरान नहीं होता है कि उन लकड़ी के तीरों ने मॉन्स्टर को हरा दिया क्योंकि उनके हथियार भी सेम मटेरियल से बने थे। डी उनकी बात सुन लेता है और नाइट्स वैन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके लिए भी तलवारें बना दे। फिर ऑर्थो कहता है कि वो ये मांस बेचकर बहुत पैसा कमा सकता है। वैन को लगता है कि सिर्फ ये मांस बेचकर वो 300 गोल्ड कॉइंस कमा सकता है, लेकिन एस्पार्टा समझाता है कि जब कोई इंसान 100 गोल्ड कॉइन से ज्यादा कमाता है तो उसका 50% जाल्पा को टैक्स के रूप में दिया जाता है। और वैन नहीं चाहता कि उसके फादर को पता चले गाँव इतनी तरक्की कर रही है। तब एस्पार्टा सजेस्ट करता है कि वो सारा क्रेडिट वैन के बड़े भाई मर्सिया को दे सकता है। वैन को यह आइडिया पसंद आता है क्योंकि इससे दोनों का फायदा होगा। अगले दिन 2 व्यापारी बेल और रेंगो गाँव में आते हैं, लेकिन वो गाँव को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो पूरी तरह बदल चुका होता है। वैन उन्हें वो सारी चीजें दिखाता है जो उन्हें मॉन्स्टर से मिले थे और वो उन्हें खरीदने का फैसला करते हैं, लेकिन कहते हैं कि सारी चीजों को शहर पहुंचाने में कम से कम 1 महीने लग जाएगा। वैन कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जानता है कि इतने दिनों तक मांस खराब हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हिस्सा उन्हें फ्री में दे देता है। वैन उन्हें बताता है कि गाँव में हथियार भी अवेलेबल है अगर वो खरीदना चाहे तो, और फिर वो उन्हें अपने बनाए हथियार दिखाता है। लेकिन वो नोटिस करता है कि बेल और रेंगो उन हथियारों को बाजार में बेचना नहीं चाहते क्योंकि इससे सब लोगों को पता चल जाएगा कि ये हथियार इस गाँव में बने हैं, तो लोग सीधा यहीं पर खरीदने आ जाएंगे और ऐसे उन दोनों का धंधा खराब होगा। यही सोचकर वैन उन दोनों को गाँव में ही खुद का एक दुकान खोलने को कहता है। दोनों को उसका आइडिया पसंद आता है, तो वैन उनके लिए एक दुकान भी बना देता है और कहता है कि वो उनके साथ बिजनेस करने के लिए एक्साइटेड है। उसके बाद एस्पार्टा वैन से कहता है कि उन्हें एक किला बनाना चाहिए गाँव के अंदर जिसमें 10,000 लोग आराम से आ सके। वो बताता है कि किले आमतौर पर स्क्वायर शेप के होते हैं, लेकिन वैन एक ऐसा किला बनाना चाहता है जो स्टार की तरह दिखता हो, और वो समझाता है कि डिफेंस के लिए वही सबसे बेस्ट डिजाइन होता है जो दुश्मनों को आराम से रोक सकेगा। तभी एक नाइट बताता है कि पड़ोसी राज्य फेर्दिनातो से कोई उन्हें मिलने आया है। वैन उनसे मिलता है जिसमें पानामेरा नाम की एक औरत
औरत और फर्दिनेतो की सबसे छोटी बेटी आरती होती है। वैन सोचता है कि वो लोग शायद गांव पर दखल देने आए हैं। तो पानामेरा कहते हैं कि वो बिल्कुल सही समझा और बताते हैं कि राजा फर्दिनेतो उसे लेकर थोड़ा सतर्क हो गया है। वैन समझाता है कि वो उनके लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जालपा ने उसे अपने परिवार से निकालकर इस गांव में भेज दिया था। लेकिन पानामेरा को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने पूरे गांव को एक बेस कैंप में बदल दिया है। उसे लगता है कि वैन के साथ हजारों सैनिक भेजे गए होंगे इस गांव को अपग्रेड करने के लिए। लेकिन वैन हंस पड़ता है और कहता है कि ये गलतफहमी है। वो बताता है कि सिर्फ खामशिन को उसके साथ भेजा गया था और उसका परिवार उसे छोड़ने तो दूर आखिरी बार के लिए देखने भी नहीं आए, और ये जो बाकी लोग देख रहे हो वो उसके साथ अपनी मर्जी से आए हैं। लेकिन फिर भी पानामेरा उसकी बात पर यकीन नहीं करते और उसे सच उगलवाने की कोशिश करते हैं कि ये गांव इतनी तरक्की कैसे कर रही है। तो वैन उसे बाहर ले जाता है और अपने पावर्स दिखाता है। साथ ही वो समझाता है कि उसके फादर ने उसे बेकार समझकर घर से निकाल दिया था। तब पानामेरा समझ जाते हैं कि वैन सच बोल रहा है। वो बताते हैं कि उसे राजा की तरफ से आदेश मिला था कि वो आरती की शादी वैन के साथ कराने का प्रस्ताव दे, ताकि वो फर्दिनेतो देश को कोई नुकसान न पहुंचाए। वो कहते हैं कि पहले वो आरती की इस एंगेजमेंट वाली बात से खुश नहीं थे, लेकिन अब वो चाहते हैं कि आरती वैन से ही शादी करे, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि वैन बहुत ताकतवर है। वो आरती से कहते हैं कि उसे वैन से अच्छा आदमी नहीं मिलेगा, लेकिन वैन कहता है कि उन्हें इसके बारे में आराम से सोचना चाहिए। उसके बाद पानामेरा कहते हैं कि वो लोग आज रात गाँव में ही रुकेंगे। वो आरती को वैन के साथ सोने के लिए बोलते हैं, लेकिन आरती मना कर देती है। तो वैन फैसला करता है कि वो उनके लिए एक होटल बना देगा। जब सब साथ में खाना खा रहे होते हैं, वैन आरती से पूछता है कि उसे क्या पसंद है। तो आरती बताते हैं कि उसे क्यूट चीजें पसंद है और वो उसे अपनी गुड़िया भी दिखाने की बात करती है। उसके बाद एस्पार्टा कहता है कि आरती के पास भी शायद कोई कमजोर मैजिक है, क्योंकि उसके फादर ने उसे शादी के लिए भेज दिया। मतलब अगर उसके पास भी उन सारे एलिमेंट्स में से कुछ होता तो उसे ऐसे भेजा नहीं चाहता। तब वैन को पता चलता है कि आरती को बेघर से अलग कर दिया गया है, इसलिए वो चाहता है कि आरती उनके साथ इस गाँव में रहकर एक अच्छी जिंदगी जिए। पानामेरा कहते हैं कि उन्हें कुछ दिन गाँव में ही रुकना चाहिए और आरती एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि उसे वैन के साथ बात करना अच्छा लगा था और वो उसे दोबारा मिलना चाहते हैं। अगले दिन तिल और खामशिन हड़बड़ी में वैन को उठाते हैं और उसे तालाब के पास ले जाते हैं, जहाँ सारे गाँव वाले एक मरमेड को देख रहे होते हैं। वैन उसे खाना देता है, क्योंकि वो उसे दोस्ती करना चाहता है। जब मरमेड वो खाना ट्राई करते हैं तो उसे पता चलता है कि वो आर्मर्ड लिजर्ड का मांस है, और वो हैरान होते हैं कि उन मॉन्स्टर्स को किसने मारा। गाँव वाले उसे बताते हैं कि ये सब वैन ने किया था, लेकिन वो अचानक वहाँ से चली जाते हैं और सब लोग सोचने लगता है कि क्या वो दोबारा उनसे मिलने आएगी भी या नहीं। लेकिन अगले ही दिन वो अपनी पूरी बस्ती के साथ वापस आ जाते हैं और उनका लीडर वेस्टा वैन को शुक्रिया बोलता है, क्योंकि उसने उसकी बेटी प्रियोरा के साथ अच्छा बर्ताव किया। वेस्टा कहता है कि क्योंकि वैन ने आर्मर्ड लिजर्ड को हरा दिया, इसका मतलब वो बहुत ताकतवर है, इसलिए वो चाहता है कि प्रियोरा उसे शादी करे। ये सुन के वैन हैरान हो जाता है और वेस्टा बताता है कि वो प्रियोरा की शादी किसी ताकतवर इंसान से करवाना चाहता है, क्योंकि आर्मर्ड लिजर्ड्स सालों से उनके लिए खतरा बने हुए हैं। लेकिन वैन समझाता है कि शादी जरूरी नहीं है, क्योंकि वो बिना प्रियोरा से शादी किए भी उनकी रक्षा करेगा और वो उनके रहने के लिए एक जगह भी बना देता है। लेकिन तब एस्पार्टा उसे याद दिलाता है कि नाले का काम संभालने का टाइम हो गया है। हमें पता चलता है कि वैन ने खड़ों के नीचे पाइप लगवाए थे, ताकि पानी की मदद से गंदगी को बाहर किया जा सके। मरमेड उनके पाइप साफ करने में मदद करते हैं और वेस्टा कहता है कि फ्यूचर में वो लोग खुद इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो वैन का शुक्रगुजार है कि उसने उन्हें झील में रहने की जगह दी। तभी आरती और पानामेरा वहाँ आता है और सुनते हैं कि वेस्टा वैन को अपना दामाद बुला रहा है। तो वो दोनों सोचने लगते हैं कि क्या वैन ने किसी मरमेड से शादी कर ले। उसके बाद हम वैन और आरती को एक नाव पर देखते हैं। आरती उससे कहते हैं कि वो बहुत हैरान है कि वैन ने ये झील बनाई और पूरे गांव को अपग्रेड कर दिया, लेकिन वैन कहता है कि वो ये सब अकेले नहीं कर सकता था। तभी प्रियोरा अचानक सामने आ जाते हैं और कुछ बच्चे नाव को खिला देते हैं। इसी वजह से आरती बैलेंस खो देते हैं और वैन के ऊपर गिर जाते हैं। बच्चे उन दोनों को देखकर हंसने लगते हैं और प्रियोरा वैन को अपना हस्बैंड बुलाती है। तो वैन उसे याद दिलाता है कि उनकी कोई एंगेजमेंट नहीं हुई है, लेकिन प्रियोरा दुखी होकर तैरते हुए चली जाते हैं। वेस्टा को जब ये सब पता चलता है तो वो फैसला करता है कि मरमेड्स और इंसानों के बीच एक कंपटीशन होगा, और वो कहता है कि अगर वैन हार गया तो उसे प्रियोरा से शादी करनी पड़ेगी। डी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एक्साइटेड हो जाता है और सब लोग वैन से कहते हैं कि उन्हें मरमेड के खिलाफ जीतना होगा। तो वैन भी फैसला करता है कि वो ये चैलेंज एक्सेप्ट करेगा। वेस्टा वैन से कहता है कि इस कंपटीशन में टोटल 3 गेम्स होंगे और जो ज्यादा जीतेगा वो कंपटीशन जीत जाएगा। साथ ही वो कहता है कि पहला गेम वैन चूज करे। तो वैन वॉलीबॉल चूज करता है और पानामेरा उसकी टीम में ज्वाइन करती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वैन की शादी आरती से ही हो। मैच शुरू होते ही वेस्टा पहला पॉइंट स्कोर कर लेता है और प्रियोरा उसकी मदद करती है गेम में अपना दबदबा बनाने में। तिल निराश हो जाते हैं, लेकिन पानामेरा उससे कहते हैं कि उन्हें हारना नहीं है। दोनों मिलकर कमबैक करने की कोशिश करते हैं। गेम चलता रहता है और दोनों टीम बराबरी तक पहुंच जाते हैं। मतलब अगला पॉइंट जो करेगा वो टीम जीत जाएगी। पानामेरा और तिल अपनी पूरी कोशिश करते हैं वेस्टा को रोकने की, लेकिन वो फिर भी आखिरी स्कोर कर देता है। तिल उदास हो जाते हैं कि वो लोग पहला गेम हार गए। तो पानामेरा उसका मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं और वेस्टा बताता है कि अगला गेम स्विमिंग होगा। वैन टेंशन में आ
जाता है क्योंकि मरमेड तैरने में एक्सपर्ट होता है। लेकिन दी और खामशिन उससे कहते हैं कि वो उसे निराश नहीं करेंगे और अगले गेम के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही गेम स्टार्ट होता है प्रियोरा खामशिन को पीछे छोड़ देती है तो सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन खामशिन धीरे धीरे उसके करीब पहुंचने लगता है। प्रियोरा पानी के अंदर चले जाते हैं ताकि और ज्यादा तेजी से बढ़ सके। उसका साथी फिनिश लाइन की तरफ तैरना शुरू कर देता है, लेकिन किसी तरह खामशिन दी तक पहुंच जाता है और दी भयंकर स्पीड से तैरना शुरू करता है। वो उस मरमेड को पार करके फिनिश लाइन क्रॉस कर देता है, जिससे सब लोग इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन फिर सबको एहसास होता है कि उसका अंडरवेयर पानी में बह गया। उसके बाद वेस्टा वैन को आखिरी गेम चूज करने को बोलता है तो वैन आइसक्रीम बनाता है और कहता है कि अगला गेम ये होगा कि कौन इस आइसक्रीम को जल्दी खा सके। वो कहता है कि उसे एक पार्टनर चाहिए तो आरते मदद करने के लिए आगे आती है। गेम शुरू होता है और सब प्लेयर्स आइसक्रीम खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन सबके दिमाग में टिंग करके लगता है, सुन पड़ जाता है। भाई वेस्टा चाहता है कि प्रियोरा की शादी वैन से ही हो, इसीलिए वो दर्द को सहन करके खाना जारी रखता है। वैन सोचता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन फिर वो देखता है कि आरते भी हार नहीं मान रहे तो वो भी अपनी पूरी दम लगा देता है और सब लोग उन दोनों के लिए चीयर करने लगता है। आखिर में वैन और आरते गेम जीत जाता है, लेकिन वेस्टा फिर भी वैन को अपना दामाद बुलाता है और कहता है कि उसने साबित कर दिया है कि वो प्रियोरा के लायक है। तो वैन को एहसास होता है कि असल में कुछ बदला ही नहीं, तो गेम खेलने का फायदा क्या हुआ। फिर उसका पेट दर्द करने लगता है, इसीलिए सब लोग उसका ध्यान रखते हैं और आरते सोचने लगते हैं कि क्या वो भी कभी अपने आसपास ऐसे लोग रख पाएंगे जो उसकी इतनी परवाह करे। हमें पता चलता है कि आरते को उसके पेरेंट्स पसंद नहीं करते क्योंकि वो किसी भी चीज में अच्छी नहीं थी। वो सोचती थी कि अपने मैरियोनेट मैजिक से वो अपने माँ को एंटरटेन कर पाएगी, लेकिन उसके मैजिक को बेकार माना गया, इसीलिए उसे वैन से शादी करने भेज दिया गया। लेकिन अब उसे वैन पसंद आने लगा है और वो हैरान है कि वैन सिर्फ प्रोडक्शन मैजिक इस्तेमाल कर सकता है जो उसके मैजिक के बराबर ही बेकार माना जाता है, लेकिन फिर भी वो सबको इम्प्रेस कर देता है। उसके बाद वैन सबको गाँव को अपग्रेड करने का प्लान बताता है और कहता है कि वो लोग एक दावत भी रखेंगे जिससे सब खुश हो जाता है। लेकिन तभी आरते उसके पास आते हैं और कहते हैं कि वो वैन को काम करते हुए देखना चाहते हैं ताकि समझ सके कि वो चीजें कैसे करता है। 2 हफ्तों बाद हम देखते हैं कि वैन ने अपने गांव को थोड़ा और अपग्रेड कर लिया है और दीवारें अब और भी बड़ी हो गई है। पानामेरा को यकीन नहीं होता कि वैन इतने कम टाइम में इतना कुछ हासिल कर चुका है। वैन बताता है कि उसने अपने हथियार भी इम्प्रूव कर ली है ताकि वो एक साथ 2 तीर चला सके। फिर वो खामशिन को उसे एक बार चला के देखने को कहता है और दूर में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। पानामेरा को यकीन नहीं होता कि वो इतनी पावरफुल है और वो वान से एक ऐसा ही हथियार खरीदने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वान कहता है कि वो बेचने के लिए नहीं है। तो पानामेरा वादा करते हैं कि वो भविष्य में जब भी वैन को किसी चीज की मदद चाहिए होगी वो जरूर करेगी। फिर वान उसे एक हथियार देने के लिए मान जाता है, लेकिन वो सोचता है कि पानामेरा उसे लेकर कैसे जाएगी। तो वो कहते हैं कि किसी तरह गाड़ी में वो उसे बिठा देगी और क्योंकि तीर तो लोहे के बने हैं तो वो घर पे भी उन तीरों को बना सकते हैं। लेकिन खामशिन सजेस्ट करता है कि वो वैन के बनाए उन अनोखे तीरों को भी साथ ले जाए क्योंकि वो अलग है। वो अपनी तलवार दिखाता है और उसे पानामेरा की तलवार को आधा काट देता है। तब पानामेरा को पता चलता है कि वैन के बनाए हथियार अलग ही लेवल के हैं और वो तुरंत अपना फैसला बदलकर वान की कुछ अनोखे तीर मांग लेती है। तभी ऑर्थो और उसके आदमी भागते हुए आते हैं और एक ड्रैगन अचानक सामने आ जाता है। वैन सोचने लगता है कि अब क्या करना चाहिए और उसे लगता है कि वो ड्रैगन को गांव तक पहुंचने नहीं दे सकते। पानामेरा उनकी मदद करने के लिए आगे आते हैं और वैन सोचता है कि उनकी तीरों की मदद से वो ड्रैगन को रोक पाएंगे। जब एडवेंचरर्स भाग रहे होते हैं तब उनमें से गिर जाता है तो ऑर्थो ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए उसे चिराने की कोशिश करता है, लेकिन उसका प्लान काम नहीं करता। फिर कुशाला अपनी तलवार उस ड्रैगन की तरफ फेंकता है। ड्रैगन उसका पीछा करना शुरू कर देता है और वो लोग वैन के हथियारों की रेंज में आ जाते हैं। तो वैन सैनिकों को हमला करने का आदेश देता है, लेकिन उन लोगों को ड्रैगन पर निशाना लगाने में मुश्किल होती है। तब मेरा मदद करने का फैसला करते हैं और वो अपने फायर जेवलिन से ड्रैगन को आसमान से नीचे गिरा देते हैं, लेकिन ड्रैगन दोबारा उड़ने लगता है और वैन को लगता है कि आर्मर्ड लीजेस को हराने के बाद वो शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था क्योंकि ड्रैगन अलग ही लेवल का मॉन्स्टर है। तो वो अपने सिपाहियों को एक साथ सभी तीरों से हमला करने का आदेश देता है। वो ड्रैगन के पंखों पर निशाना लगाने में कामयाब हो जाता है और उसे दोबारा जमीन पर गिरा देता है, लेकिन फिर भी ड्रैगन उन हमलों से बचता हुआ उनकी तरफ बढ़ता रहता है। वैन टेंशन में आ जाता है और पानामेरा एक और फायर जेवलिन अटैक करके उसे दोबारा गिरा देते हैं। ड्रैगन के पंख जल जाते हैं और पानामेरा वैन से कहते हैं कि अब उन्हें मौके का फायदा उठाकर पीछे हट जाना चाहिए। जब वो लोग गांव की तरफ भाग रहे होते हैं तब भी ड्रैगन उनका पीछा करता रहता है, लेकिन एस्पार्टा उसे रोकने के लिए आगे आ जाता है। वैन उसे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन एस्पार्टा कहता है कि टेंशन न ले, ऐसे छोटे मोटे छिपकले से तो वो बचपन में खेला करता था और अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करके ड्रैगन के सर पर एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा देता है। वो आराम से चलते हुए वहाँ से निकलने लगता है और वैन चिल्लाता है, अबे ओ बुड्ढे, थोड़ा तो तेज चलो, वो ड्रैगन है भाई, कछुआ नहीं। और सब मिलकर गांव की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वहाँ पानामेरा कहते हैं कि वो उस पर तीरों से हमला करने के लिए तैयार है। वैन कहता है कि वो अपने फायर मैजिक से ड्रैगन को एक जगह रोक कर रखे ताकि तीरों से निशाना लगाने में आसानी हो। ड्रैगन पत्थरों से बाहर निकल आता है और वैन सोचता है कि उन्हें अपने हथियार रेडी करने के लिए अभी और टाइम चाहिए, लेकिन तभी दी और बाकी
नाइट्स मदद करने के लिए भागते हुए आ जाता है। ड्रैगन दी के हमलों को ब्लॉक कर देता है और सब लोग हवा में उड़ जाता है, लेकिन एस्पार्टा एक बड़ा सा दीवार बनाता है ताकि सबको भागने का मौका मिल सके। जैसे ड्रैगन वापस बाहर आता है, पानामेरा एक फायर ब्लास्ट करती है जो कुछ देर के लिए उसे जगह पर रोक देता है। तब वह सभी तीरों को एक साथ छोड़ने का आदेश देता है और फाइनली वो ड्रैगन को गिरा देते हैं। लेकिन जब दी पास जाकर उसे चेक करता है तब ड्रैगन अचानक दोबारा उठ जाता है। फिर भी दी उसका सर काटने में कामयाब हो जाता है। सब लोग अपनी जीत की खुशियां मनाते हैं और पानामेरा वैन को बधाई देते हैं। कहते हैं कि वो एक बेहतरीन लीडर बन सकता है और उसके दोस्त भी कमाल के हैं। उसे यकीन नहीं होता कि वैन के बनाए तीरों ने ड्रैगन के मजबूत स्किन को छेड़ दिया, लेकिन वैन सोचता है कि उसे अभी भी और इम्प्रूव करना होगा। उसके बाद एक सेरेमोनी रखी जाती है ताकि ड्रैगन से लड़ने वाले लोगों को सम्मान दिया जा सके, गाँव वालों की जान बचाने के लिए। पानामेरा कहते हैं कि अगर ये बस एक मामूली गाँव होता तो अब तक वो पूरी तरह तबाह हो चुका होता। ड्रैगन को मारने के लिए दी को ड्रैगन स्लेयर का टाइटल दिया जाता है और एस्पार्टा को भी उसकी बहादुरी और मदद के लिए सम्मानित किया जाता है। पानामेरा वैन को एक जीनियस बताते हैं और उसकी तारीफ करते हैं कि वो एक अच्छा लीडर बनेगा। तो गांव वाले उसके लिए चीयर करने लगते हैं और पानामेरा सोचते हैं कि उसने वान जैसा अनोखा इंसान पहले कभी नहीं देखा। हमें पता चलता है कि पानामेरा ने अपना सफर एक मामूली नाइट के रूप में शुरू की थी, लेकिन जब उसकी मैजिक पावर्स अवेकन हुई तो वो बहुत जल्दी आगे बढ़ने लगे। उसने बिना रुके ट्रेनिंग की और सिर्फ 16 साल की उम्र में वो कमांडर बन गई और हर लड़ाई जीतने के बाद उसे 22 साल की उम्र में विस्काउंट बना दिया गया। लेकिन उसके हिसाब से वैन उन सब लोगों से अलग है जिनसे वो कभी मिली है, इसीलिए वो गांव के साथ एक समझौता बनाते हैं और वादा करते हैं कि वो उन्हें सपोर्ट करेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि जालपा उनके गांव पर ध्यान नहीं देता। वो ये भी कहते हैं कि अब से उन्हें काउंट फार्दिनेंदो के बारे में भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। वैन सोचता है कि दोनों तरफों के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि वो अपने दुश्मनों को दोस्त में बदल सकता है और वो ये अलायंस एक्सेप्ट करने का फैसला करता है। उसके बाद एस्पार्टा वैन से कहता है कि अब उसे गांव पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उन्हें जल्दी ही नए लोगों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तभी तील बीच में बोल पड़ते हैं कि बेल और रेंगो मेरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारियों के साथ आ गए हैं। वैन उनसे मिलने जाता है और बेल और रेंगो से पूछता है कि ड्रैगन से निकाली गई चीजों की कीमत कितनी होगी। तो वो बताते हैं कि व्यापारी उन्हें कम से कम 100 प्लेटिनम कॉइन्स में खरीदेंगे। वैन समझ जाता है कि ये बहुत बढ़िया रकम है और उसे लगता है कि उसकी लॉटरी लग गई। लेकिन व्यापारी कहते हैं कि बाजार में उनकी कीमत सिर्फ 7 प्लेटिनम कॉइन्स है। बेल और रेंगो को ये बात खराब लगती है, क्योंकि सारी चीजें एकदम बढ़िया कंडीशन में है, तो पूरे पैसे मिलने चाहिए, है ना। लेकिन व्यापारी उन्हें कहते हैं कि चुपचाप बैठे रहे और याद दिलाते हैं कि वो भी मेरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हिस्सा है, इसलिए ज्यादा बकबक की तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। व्यापारी सोचते हैं कि उन्हें इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि वो ही सिर्फ ऐसे लोग हैं जो गाँव तक आते हैं और अगर ऐसे कीमती चीज है वो बाजार में बेच पाए तो जल्दी अमीर हो जाएंगे। लेकिन बेल और रेंगो चुप नहीं रहते, क्योंकि वो बेईमानी करके धंधा नहीं करना चाहते। तब व्यापारी उन्हें धमकी देते हैं कि उन दोनों को चैम्बर ऑफ कॉमर्स से निकाल दिया जाएंगे और ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। लेकिन बेल और रेंगो को अपने फैसले पर कोई रिग्रेट नहीं होता। वैन उनसे कहता है कि उन्हें अपनी खुद की कंपनी शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन वो समझाते हैं कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें 3 चीजें पूरी करनी होगी। पहली चीज है उन्हें अपनी कंपनी शुरू करने के लिए बहुत पैसे लगेंगे। दूसरी चीज उनकी खुद की दुकान होनी चाहिए और तीसरी चीज जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उन्हें किसी नोबल का सपोर्ट चाहिए होगा। वह सोचता है कि इस केस में पानामेरा उनकी मदद कर सकती है, तो वो उससे बात करने का फैसला करता है और पानामेरा बेल और रेंगो को सपोर्ट करने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसका स्टेटस और भी ऊपर जाएगा। वैन उसे ये भी कहता है कि वो ड्रैगन को हराने का क्रेडिट भी ले सकती है, क्योंकि वो नहीं चाहता उसके फादर को पता चले कि ड्रैगन को उसने मारा था। लेकिन पानामेरा समझाती है कि ड्रैगन्स को हराना कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए अगर वो सबको बता भी देगी कि उसने ड्रैगन को हरा दिया तो किंगडम इस पर जांच करेगी और ऐसे ही सबको पता चल जाएगा कि ड्रैगन को असल में वान ने मारा था। वान सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसका परिवार शायद उसे वापस बुला ले। तो पानामेरा कहते हैं कि उसे खुद एक नोबेल टाइटल हासिल कर लेना चाहिए। वो उसे नोबेल परिवार के अलग अलग रैंक्स के बारे में बताती है और समझाती है कि उसने खुद अपनी जर्नी एक नाइट के रूप में शुरू की थी, जो सबसे लोएस्ट रैंक माना जाता है। सबसे ऊपर वाला रैंक ड्यूक का होता है और उसके नीचे मार्किस का, और ऐसे ऐसे करके सबसे लोएस्ट रैंक नाइट का होता है। लेकिन वो कहते हैं कि क्योंकि वान एक मार्किस का बेटा है जो सेकंड हाईएस्ट रैंक होता है, तो राजा शायद उसे सीधा बैरन का रैंक दे देगा। वो वैन को कहती है कि उसे बिना डरे सबको बताना चाहिए कि ड्रैगन को उसने हराया था, ताकि उसे नोबेल टाइटल मिल सके। लेकिन वैन समझाता है कि उसे लोगों के बीच फेमस नहीं होना। पानामेरा उसकी बात समझ आते हैं और बताते हैं कि जब उसने अपना टाइटल हासिल किया था तब उसके बहुत दुश्मन बन गए थे। वो ये भी बताते हैं कि लोग उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते थे, लेकिन उसने उन सबको जलाकर राख कर दिया। वैन चाहता है कि पानामेरा ड्रैगन को मारने का क्रेडिट लेकर और ऊंचा रैंक हासिल कर सकती है, लेकिन पानामेरा उसे कहते हैं कि टेंशन न ले, क्योंकि वो सारा क्रेडिट वैन को ही लेने देगी। उसके बाद वैन बेल और रेंगो को बताता है कि पानामेरा उन्हें सपोर्ट करने के लिए मान गई है। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब वो अपनी खुद की कंपनी शुरू कर सकता है। वो वान का शुक्रिया अदा करना चाहता है हर उस चीज के लिए जो उसने उनके लिए की है, इसलिए वो ड्रैगन के
इन चीजों को 130 प्लेटिनम कॉइन्स में खरीदने का ऑफर देते हैं और वैन डील एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि ये काफी अच्छा ऑफर है। जब वो शहर वापस जाने की तैयारी करते हैं ताकि ये सामान बेच सके, तब उन्हें पता चलता है कि व्यापारी उनकी गाड़ी लेकर पहले निकल चुके हैं। तो वैन फैसला करता है कि वो उनके लिए एक नई गाड़ी बना देगा और पानामेरा भी उन्हें बताते हैं कि वो उसके खोरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम उन व्यापारियों को देखते हैं जो सोच रहे होते हैं कि बेल और रेंगो गाँव में फंस कर जरूर परेशान हो रहे होंगे, लेकिन तभी पानामेरा उन्हें पार कर जाते हैं और वो यकीन नहीं कर पाते कि बेल और रेंगो उसके साथ है। वो सोचने लगते हैं कि क्या पानामेरा उनकी नई कंपनी शुरू करने में मदद कर रही है। उसके बाद पानामेरा किंग डिनो के सामने आती है। किंग डिनो सोचता है कि वो फिर से अपनी रैंक बढ़ाने आई है, लेकिन पानामेरा उसे वैन के बारे में बताती है और कहती है कि एक ड्रैगन को हराने की वजह से वह नोबेल टाइटल डिजर्व करता है। नाइट से सुनकर हैरान हो जाता है और डिनो पूछता है कि क्या वैन एक एलिमेंटल मेज है, तो पानामेरा कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वैन के पास सिर्फ प्रोडक्शन मैजिक है। वो बताते हैं कि वैन ने गांव को लुटेरों से बचाया और अपने प्रोडक्शन मैजिक से उसे अपग्रेड करके एक पूरे साम्राज्य में बदल दिया है, जिसके भयंकर हथियारों के सामने ड्रैगन भी टिक नहीं पाया। वो ये भी बताते हैं कि उसके साथियों को एक भी खरोच नहीं लगे। डिनो को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, तो पानामेरा उसे ड्रैगन का पंजा दिखाते हैं और एक बार गांव को विजिट करने के लिए कहते हैं ताकि वो खुद देख सके कि वो गांव कितना बदल चुका है। वो कहते हैं कि वान को नोबेल परिवार में स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि वो उनके पूरे राज्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इसीलिए डिनो फैसला करता है कि वान को बैरन का रैंक दिया जाएगा। सब लोग इसके बारे में जान जाते हैं और पूरे राज्य में ये खबर फैलने लगते हैं। पानामेरा कहते हैं कि अब चीजें और भी मजेदार होने वाली है। हम देखते हैं कि वान ने गांव को फिर से अपग्रेड कर दिया है और कुछ टावर्स भी बना देता है ताकि गांव वाले किसी भी खतरे को पहले ही भाप सके। लेकिन फिर उसे भूख लगती है तो वो टावर के ऊपर बैठकर खाना खाता है। एस्पार्टा कहता है कि अब उनके पास एकदम बढ़िया से घर, दुकान और रहने की सारे फैसिलिटीज है, इसीलिए वो ऑफिशियली अपने गांव को शहर कह सकते हैं। लेकिन फिर वो फैसला करता है कि उनके इस शहर का नाम वान के सम्मान में वैन टाउन रखा जाएगा और वैन को यह नाम काफी अजीब लगता है। आरते चाहती है कि वैन उसके साथ बेफिक्र होकर बात करे ताकि उनके लिए एक दूसरे से बात करना आसान हो जाए। तो वैन उसे सिर्फ उसके नाम से बुलाता है, जिससे आरते शर्मा जाते हैं। तब तिल सबको बताती है कि नाश्ता करने का समय हो गया है और वो अपने बनाए केक को सबके सामने लाती है। वो बताते हैं कि उसने बेल और रेंगो के लाए चीजों का इस्तेमाल किया। सब लोग कहते हैं कि ये केक बहुत टेस्टी बना है, लेकिन वैन देखता है कि तिल खुद नहीं खा रहे, तो वो बताते हैं कि उसे अपना वजन थोड़ा कम करना है क्योंकि वो हाल ही में बहुत ज्यादा स्वीट्स खा रही है। तब खामशिन गेट के पास कुछ लोगों को देखता है, तो वैन उनसे मिलने जाता है और वो लोग पूछता है कि क्या ये सितो गाँव है। ये सुनकर वैन कंफ्यूज हो जाता है, तो एस्पार्टा बताता है कि पहले सब लोग इसी नाम से इस गाँव को बुलाते थे। वैन उनसे पूछता है कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। उनका लीडर बताता है कि वो पास के गाँव से आए हैं और बहुत मुश्किल में है क्योंकि उन पर बहुत बड़ा कर्जा है और उनके पास काम करने के लिए काफी जवान लोग नहीं बचे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके गांव का लॉर्ड सभी जवान लोगों को अपने आर्मी में सिपाही बनाने के लिए ले गया था। तो वैन को एहसास होता है कि वो लोग फार्दिनातो देश से है। उसे लगता है कि आमतौर पर उसे दूसरे देशों के लोगों को स्वागत नहीं करना चाहिए, लेकिन वो जानता है कि वो लोग अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ तक आए हैं, इसलिए वो फैसला करता है कि वो उन्हें अपने शहर में रहने की जगह देगा। उनका लीडर कहता है कि उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन वैन उन्हें बताता है कि कुछ टाइम तक उन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं होगी और वो वादा करता है कि वो उन्हें खाना और रहने की जगह भी देगा। वैन उनसे पूछता है कि उनके गांव में कितने लोग रहते हैं, तो उनका लीडर बताता है कि वहाँ कम से कम 300 लोग हैं। वैन वादा करता है कि वो सबके लिए घर बना देगा। वो लोग यकीन नहीं कर पाते कि वैन इतना दयालु है। वैन उन्हें 2 से 3 गाड़ियाँ भी देने की बात करता है ताकि वो लोग यहाँ तक आ सके, लेकिन वो सभी बताते हैं कि उनके पास ऑलरेडी कुछ गाय है जो उनका सामान उठा सकता है। ये सुनकर वैन एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि इसे लगता है अगर वो अपने शहर में गाय पालना शुरू कर दे तो ये बहुत मददगार साबित होगा। फिर हम एडवेंचरर्स को देखते हैं जो उस दूसरे गांव के लोगों की मदद कर रहे होता है। ऑर्थो कहता है कि वान इतने मामूली काम के लिए भी उन्हें इनाम देने वाला है, लेकिन आरियल अपने साथियों को आसपास ध्यान देने के लिए कहते हैं और याद दिलाती है कि जब वो ऐसे मजे कर रहे थे पिछली बार तो ड्रैगन ने अचानक हमला कर दिया था। ऑर्थो एक औरत से बात करता है जो कहते हैं कि वो किसी दूसरे गांव में नहीं जाना चाहते, लेकिन ऑर्थो उससे कहता है कि थोड़ी देर सब्र करे क्योंकि वो बहुत जल्दी हैरान होने वाली है। जब वो लोग गाँव पहुँचते हैं तब बेल सबका स्वागत करता है और बताता है कि उसने उन सब के लिए खाना तैयार किया है ताकि वो जितना चाहे उतना खा सके। सब लोग मिलकर खाना एंजॉय करते हैं और वो औरत रो पड़ती है क्योंकि उसे लगता है जैसे वो जन्नत में आ गई हो। हमें पता चलता है कि वान ने ये सब तैयारी करने के लिए बहुत मेहनत की थी और वो सोचता है कि इतनी मेहनत करना आखिरकार बेकार नहीं गई क्योंकि सब लोग खुश है। सभी लोग वान से पूछता है कि क्या उसके पास उनके लिए कुछ काम है क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी खुद कमाना चाहता है। वैन उन्हें बताता है कि वो शहर को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं और वो ये भी कहता है कि उसे नए खेतों में काम करने के लिए भी लोगों की जरूरत है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि खेती बाड़ी तो ठीक है पर एक इतना बड़ा शहर कैसे चलाना है वो तो उन्हें नहीं आता। तो वैन समझाता है कि कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो बस वही करे जो उन्हें पहले से आता है। रोंडा वादा करता है कि वो सबको उनके कामों में मदद करेगा। उसके बाद तिल उन्हें अपने
अपने नए बनाए केक्स दिखाते हैं और वैन कहता है कि उसने अपने गायों से निकाले गए एकदम ताजे ताजे दूध से ये बनाई है। सबको लगता है कि वो लोग यहाँ बहुत अच्छी जिंदगी जी पाएंगे, लेकिन एस्पार्टा वैन से कहता है कि उन्हें गांव को और अपग्रेड करना चाहिए ताकि एटलीस्ट 10,000 लोग तो आराम से इस शहर में रह सके। उसके बाद वान दिन भर के अपने काम खत्म कर लेता है, लेकिन एस्पार्टा उससे कहता है कि अब पढ़ाई करने का समय हो गया है। वान चिढ़ जाता है कि दिन भर इतना काम करने के बाद ऊपर से और पढ़ो यार, थोड़ा तो आराम चाहिए। एस्पार्टा उसकी बात को इग्नोर कर देता है और कहता है कि आज तक कोई पढ़ाई करने से मना थोड़ी है। लेकिन तभी ऑर्थो उनकी बात बीच में टोक देता है। वो तुरंत माफी मांगता है और कहता है कि उन्हें उस डंजन में जाने का रास्ता मिल गया है। एस्पार्टा कहता है कि अब उनके पास कैपिटल को तुरंत रिपोर्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। वैन जानता है कि जैसे रिपोर्ट जाएगी बहुत सारे एडवेंचरर्स गांव में तूफान की तरह आ जाएंगे और उसके फादर को भी पता चल जाएगा कि उसने गांव में कितनी तरक्की किया है। लेकिन फिर भी वो कुशाला नाम के उस आदमी को कहता है कि वो कैपिटल जाकर इस डंजन के बारे में बताए। वो समझाता है कि कुशाला इस काम के लिए परफेक्ट है क्योंकि वो उनकी टीम का स्काउट है। ऑर्थो सोचता है कि उन्हें पूरी पार्टी के साथ जाना चाहिए, लेकिन वैन उससे कहता है कि वो आरियल के साथ डंजन को थोड़ा जांच करे और वादा करता है कि वो उन्हें गोल्ड कॉइन देगा इनाम के तौर पर। इसीलिए सब लोग कुशाला को कहते हैं कि वो अपने सफर में मजे करे। बाय बाय कुशाला। वैन को उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है, इसीलिए उसका मन भरने के लिए उसे एक मिथ्रिल की तलवार दे देता है। वो बताता है कि उस तलवार को बनाने के लिए उसने सारी मिथ्रिल खत्म कर दी है। कुशाला मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसके दोस्त जेलस हो जाता है। सोचता है कि काश वो उसकी जगह होते। वो अपना सफर शुरू करता है, लेकिन रास्ते में उसका सामना ऑर्क्स के एक झुंड से हो जाता है। कुशाला सोचता है कि ये ऑर्क्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि उसकी तलवार बहुत ताकतवर है और बिल्कुल वो आसानी से उन सबको हरा भी देता है। उसके बाद उसकी मुलाकात फ्लेमेरिया नाम की एक लड़की से होती है जो उसका शुक्रिया करते हैं उसके जान बचाने के लिए। वो उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो कुशाला उसे बताता है कि वो बस एक मामूली एडवेंचरर है, लेकिन फ्लेमेरिया को लगता है कि उसकी पर्सनैलिटी काफी अलग है। वो निकलने की तैयारी करती है और बताती है कि वो कैपिटल जा रही है, लेकिन कुशाला कहता है कि वो भी वही जा रहा है, इसलिए वो उसे अपने साथ चलने का इन्विटेशन देता है। वो फ्लेमेरिया को अपने घोड़े पर सवार करने देता है और पूछता है कि वो कैपिटल क्यों जा रही है। तो वो बताते हैं कि उसके फादर एक बैरन थे, लेकिन एक युद्ध में उनकी डेथ हो गई, जिसके बाद उनके जमीन पे भी कब्जा कर लिया गया और अब फ्लेमेरिया के पास कुछ नहीं बचा। इसी वजह से वो अब कैपिटल में कोई नौकरी ढूंढना चाहते हैं, लेकिन कुशाला कहता है कि वो उसके साथ गाँव चले और बताता है कि वो उसकी सुरक्षा करेगा जब तक वो वहाँ काम करेगी। इसीलिए फ्लेमेरिया उसके साथ जाने के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ हम वैन को देखते हैं जो फैसला करता है कि वो एडवेंचरर्स के लिए एक छोटा सा कैंप बनाएगा ताकि वो सीधा गांव में घुसकर माहौल खराब ना करे। वैन कहता है कि उसकी गैर मौजूदगी में एस्पार्टा को इन चीजों की देखरेख करनी होगी। एस्पार्टा कहता है कि सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हर एक कैंप के लिए एक एक लीडर अपॉइंट कर देना बेहतर होगा, लेकिन वैन समझाता है कि वो पहले ही गाँव के कामों में बिजी है, इसलिए एस्पार्टा को खुद ही ये चीजें संभालनी पड़ेगी। गाँव वाले वैन को कैंप बनाने का सामान इकट्ठा करने में मदद करते हैं और वैन ताकतवर लोगों को बुलाता है ताकि उन कैंप्स के लिए एक लीडर सिलेक्ट कर सके, लेकिन वो लोग बताते हैं कि वो पहले ही एस्पार्टा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है। ये सुनकर वैन को यकीन नहीं होता कि एस्पार्टा उससे पहले ही सब कुछ संभाल चुका है। यहाँ हम देखते हैं कि कुशाला गाँव वापस लौट आता है और बताता है कि उसने कैपिटल में रिपोर्ट दे दी है, लेकिन वान उसे फ्लेमेरिया के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि उसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए वो उसे यहाँ ले आया। वैन कहता है कि वो आराम से यहाँ रह सकती है। फ्लेमेरिया बताती है कि कुशाला ने उसे ऑर्क्स के ग्रुप से बचाया था और सबको बताते हैं कि वो किसी लीजेंडरी हीरो की तरह था। तभी वान कुछ गुंडे जैसे लोगों को आते देखकर डर जाता है, लेकिन कुशाला बताता है कि वो बस एडवेंचरर है तो डरने की कोई बात नहीं है, और उल्टा वो गुंडे जैसे लोग सबको गाँव वापस जाने के लिए कहते हैं क्योंकि बाहर सुरक्षित नहीं है। तो वान को पता चलता है कि वो लोग असल में उनकी फिक्र कर रहे हैं। खामशन कहता है कि भले ही वो लोग मुर्गी जैसे दिखते हैं लेकिन असल में काफी अच्छे लोग हैं। वो लोग सबको डराने के लिए माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अगर वो यहाँ रुके तो मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर सकते हैं, लेकिन वान उनसे कहता है कि उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका गाँव बिल्कुल पीछे ही है। वो एडवेंचरर्स हैरान हो जाता है क्योंकि ये गाँव कम एक पूरा साम्राज्य लग रहा है। वो सोचने लगता है कि गाँव वालों ने इतने ताकतवर हथियार कैसे बना लिए। तो वैन उन्हें अपनी प्रोडक्शन मैजिक से कुछ बना के दिखाता है और सबको लगता है कि उसकी मैजिकल पावर्स अलग ही लेवल की है भाई। तभी डी अचानक वहाँ आता है और बताता है कि वो वैन के लिए जरूरी सामान ले आया है। वो एडवेंचरर्स वैन को पहचान जाते हैं क्योंकि कैपिटल में हर जगह उसकी बातें हो रही थी, लेकिन वो उसे बच्चा कह देता है। ये सुनकर डी गुस्सा हो जाता है और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। उनमें से एक अपनी तलवार निकालता है, लेकिन डी उसे एक ही बार में 2 टुकड़ा में काट देता है। तब वो एडवेंचरर समझ जाते हैं कि डी उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर है और तुरंत उससे माफी मांगने लगता है। उसके बाद ऑर्थो डंजन से वापस आता है और देखता है कि कुशाला भी लौट चुका है, लेकिन वो हैरान हो जाता है जब उसके साथ एक लड़की को देखता है। तो कुशाला बताता है कि उसकी मुलाकात उससे कैपिटल जाते वक्त हुई थी। वो दोनों एक होटल में रुकने का फैसला करते हैं, लेकिन ऑर्थो और उसके दोस्त ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। सही है भाई, तुझे भी लड़की मिल गई, शायद मैं ही पूरी जिंदगी सिंगल रह जाऊंगा। और वान सोचता है कि उसे कुशाला और फ्लेमेरिया के लिए एक अलग से घर बना देना चाहिए। ये सुनकर ऑर्थो अंदर से टूट जाता है। उसके बाद आरियल बताते हैं कि डंजन के आसपास
ज्यादा मॉन्स्टर्स नहीं है, पर उसके एंट्रेंस के पास एक बहुत बड़ी खाई है। वान पूछता है कि वो जगह कितनी दूर है, तो आरियल बताते हैं कि गाड़ी से जाने पर लगभग 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, और वो ये भी कहते हैं कि डंजन के आसपास का माहौल बहुत खराब है, इसलिए एडवेंचरर्स आमतौर पर वहाँ ज्यादा देर नहीं रहते। वो जानते हैं कि वैन अपनी मैजिक से एक बड़ा सा बेस कैंप बना सकता है, लेकिन वैन गाँव छोड़ के वहाँ नहीं जाना चाहता, इसलिए वो कुछ बहाना बना देता है। उसे लगता है कि आरियल उसकी बात मान लेगी और बात खत्म हो जाएगी, लेकिन आरियल कहते हैं कि वो सारी तैयारियां कर देंगे ताकि वो लोग कल ही निकल सके, और वैन को यकीन नहीं होता कि उसकी बातों का कोई वैल्यू ही नहीं है। अबे मैं लॉर्ड हूँ इस गाँव का, थोड़ा तो रेस्पेक्ट करो। फिर हम वान को खामशिन के साथ एक गाड़ी में देखते हैं। खामशिन बताता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रहा, लेकिन तभी उनका सामना एक बहुत बड़े ऑर्क से हो जाता है और वो गुंडे जैसे लोग तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग उसे आसानी से हरा देते हैं और अपनी जीत की खुशी मनाते हैं, लेकिन वैन को लगता है अबे ये लोग कितने बकाऊ है यार, कितना शोर मचाते हैं। वो अपना सफर जारी रखते हैं, लेकिन वैन ड्राइवर को तुरंत रुकने के लिए कहता है, क्योंकि आगे इतनी बड़ी खाई होती है कि उसके फटके एक हो जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि एडवेंचर्स उस लकड़ी के ब्रिज पर डांस कर रहे हैं बिना डरे। वो उन्हें ये पागलपन बंद करने को कहता है, क्योंकि अगर वो सावधान नहीं रहे तो नीचे गिरकर अपनी जान गंवा सकता है। वैन अपनी प्रोडक्शन मैजिक का इस्तेमाल करके एक बेहतर और मजबूत ब्रिज बनाता है और उन पागलों को बताता है कि अब इसे पार करना सेफ है। लेकिन जब वो डंजन के एंट्रेंस तक पहुंचता है तो वैन सोचने लगता है कि वो कैसा बेस बनाएगा, क्योंकि वहाँ ज्यादा स्पेस नहीं है। वो डंजन के एंट्रेंस के लिए एक गेट बना देता है ताकि मॉन्स्टर्स बाहर निकल ना सके, और एडवेंचरर्स उसकी मदद करते हैं एक ऐसी जगह बनाने में जहाँ वो लोग रुक सके। जब बेस कंप्लीट होता है तो सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, और जब वो लोग अंदर घुसते हैं हमें पता चलता है कि इसमें आराम करने के लिए जरूरत की सारी चीजें मौजूद है। वो टेरेस चेक करते हैं और उस खूबसूरत नजारे को देखकर उन्हें मजा आ जाता है, और सबको लगता है कि आराम करने के लिए परफेक्ट जगह है। वैन उन्हें बताता है कि उसने छत पर पानी की टंकी भी बनाया है, पर वो पानी पीने लायक नहीं है, लेकिन उसे नहीं लगता कि वो लोग उसकी बात समझ भी रहे हैं। उसके बाद वैन औरतों से कहता है कि बेस में सबका ध्यान रखे, लेकिन फिर वैन देखता है कि अंधेरा होने वाला है, इसलिए वो वापस जाने का फैसला करता है। वो कहता है कि अगर वो सूरज डूबने से पहले वापस नहीं पहुंचा तो एस्पार्टा उसे डांटेगा। ये सुनकर वो लड़के हंसने लगता है, लेकिन तभी आरते सबको एक मिथ्रिल का पत्थर दिखाते हैं और सब उसकी तारीफ करते हैं कि एक ऐसी कीमती चीज उसने ढूंढ निकाली। वैन गाँव वापस लौट आता है, लेकिन वो देखता है कि एस्पार्टा उसका इंतजार कर रहा है। वैन तुरंत औरतों से मदद मांगता है और कहता है साले मैं उन एडवेंचर्स की मदद करने गया था, अब खुद ही मुश्किल में पड़ गया। औरतों एस्पार्टा को समझाता है कि वैन उनकी वजह से लेट हो गया, लेकिन एस्पार्टा उनकी बात सुनने से इनकार कर देता है और वैन को खींचकर ले जाता है। फिर हम वैन और आरते को गाँव में घूमते हुए देखते हैं। आरते सोचते है कि यहाँ रहने वाले सब लोग खुश होने चाहिए। फिर वैन उससे पूछता है क्या वो यहाँ हमेशा के लिए रहना चाहेगी। वो असल में जानना चाहते हैं कि आरते अपने लिए क्या चाहती है, तो आरते बताते हैं कि वो उससे शादी करना चाहते हैं, और ये कहते हैं वो शर्मा जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वैन ये सुनकर खुश लग रहा है। बेल और रैंको कैपिटल से वापस लौटते हैं। वो वैन को बताते हैं कि वो अपनी नए कंपनी का सारा काम पूरा करके आए हैं, और वो उसे ड्रैगन के मटेरियल्स के बदले प्लेटिनम कॉइन्स देते हैं। वैन वो प्लेटिनम कॉइन्स तिल को दे देता है, लेकिन तिल नर्वस हो जाते हैं क्योंकि उसने पहले कभी इतना ज्यादा पैसा एक साथ नहीं देखा। रेंगो वैन को एक गिफ्ट भी देता है। वो उसे कैपिटल में बनाया गया सबसे नया वाला क्रॉसबो दिखाता है, जो एक की बात है 10 शॉट्स फायर कर सकता है। वैन सोचता है कि वो इस डिजाइन का इस्तेमाल करके अपने हथियारों को और अपग्रेड कर सकता है। उसे अच्छे से समझने के बाद वो उसकी एक कॉपी बनाता है, लेकिन वो ठीक तरह से काम नहीं करते। आरते हैरान हो जाते हैं कि वैन भी कभी गलती कर सकता है। वैन उसे बताता है कि वो हर वक्त फेल होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, और सोचता है कि अपनी मैजिक के अलावा वो कुछ खास नहीं है। लेकिन आरते उसे कहते हैं कि वो तलवारबाजी और पढ़ाई दोनों में अच्छा है, जबकि वो खुद किसी भी चीज में अच्छी नहीं है। पर वैन को नहीं लगता कि वो कोई ऐसा टैलेंटेड बंदा है, वो तो बस नॉर्मल है, और कहता है कि अगर आरते भी पढ़ाई और तलवारबाजी में अच्छा होना चाहते हैं तो फिर उसे उन 2 राक्षसों से मिलवा सकते हैं जिन्होंने उसका जीना हराम करके रखा है। फिर वो पूछता है कि उसके पास कौन सा मैजिक है, लेकिन आरती ये सोचकर थोड़ा हिचकिचाते हैं। टील उसे कहते हैं कि उसे बताने की जरूरत नहीं है अगर उसका मन नहीं है तो, लेकिन आरती बता ही देती है कि उसके पास मेरियोनेट मैजिक है जो ऐसे पुतले वगैरह को कंट्रोल कर सकता है। वैन जानता है कि नॉबल्स इस मैजिक को बेकार समझते हैं, बिल्कुल उसकी प्रोडक्शन मैजिक की तरह, लेकिन वो उससे कहता है कि वो अपनी मैजिक एक बार इस्तेमाल करके दिखाए। वैन उसे ये भी बताता है कि उसकी मैजिक बहुत रेयर है, और फिर वो उसके लिए एक डॉल बनाता है। तो आरते उन्हें अपनी पावर दिखाते हैं। वैन उससे कहता है कि कोई भी मैजिक बेकार नहीं होती, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसको कैसे इस्तेमाल करते हो। और तिल फैसला करते हैं कि वो गाँव वालों के लिए एक शो तैयार करेगी। वैन मिथ्रिल ओर का इस्तेमाल करके एक पुतला बनाने के बारे में सोचता है, लेकिन आरते को लगता है कि उसकी पावर दूसरों को दिखाने के लिए ठीक नहीं है। वैन बताता है कि सबने उसकी प्रोडक्शन मैजिक को भी नीचा दिखाया था, लेकिन अंत में वो उसी मैजिक से गाँव के सब लोगों को खुशियाँ दे पाया, इसलिए वो सोचता है कि सब लोग आरती की मैजिक को भी एंजॉय करेंगे। रात को सभी गाँव वाले एक साथ जमा होते हैं। वो सोचते हैं कि इतनी रात को वैन ने उन्हें क्यों बुलाया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या। तो वैन उन सबको बताता है कि आरती अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके उनके लिए एक शो परफॉर्म करेगी। सब सोचता है कि वो आखिर कर क्या सकती है, और जैसे आरती अपने पुतले को कंट्रोल करना शुरू
शुरू करते हैं सब उसके मैजिक को पहचान लेते हैं। लगता है कि पास्ट में मैरियोनेट मैजिक का इस्तेमाल रॉयल परिवार पर हमला करने के लिए किया गया था, इसीलिए गाँव वाले उसे देखकर घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि क्या वो लोग खतरे में है। आरते सोचते हैं कि अपनी मैजिक की वजह से उसे हमेशा गलत नजरिए से देखा गया, लेकिन वैन उसकी मदद करता है ताकि वो इस सोच से बाहर आ सके और वो एक प्यारा सा शो परफॉर्म करने में कामयाब होते हैं, जहाँ वो उस पुतले को डांस करवाते हैं। ये देखकर सब इम्प्रेस हो जाते हैं, सब उसकी परफॉर्मेंस के लिए चीयर करते हैं और आरते वैन का शुक्रिया करते हैं क्योंकि उसने उसे समझाया कि वो बेकार नहीं है। उसके बाद खामशन बताता है कि एक गाड़ी आ रही है जिसमें रॉयल फैमिली का निशान है, तो वैन बाहर जाता है और पानामेरा को देखता है। पानामेरा उससे पूछते हैं कि वो कैसा है। वैन बताता है कि वो बहुत अच्छा है और आरते से भी उसने अच्छी दोस्ती कर ली है। पानामेरा हैरान होते हैं कि आरते इतने कम समय में इतनी बदली हुई लग रही है, तो वैन बताता है कि उसने आरते को थोड़ा कॉन्फिडेंट होने में मदद की ताकि वो अपनी मैजिक की वजह से खुद को बेकार ना समझे। पानामेरा फिर उसे राजा से मिलवाते हैं और किंग डिनो सबके सामने वैन को बैरॉन का टाइटल देता है। वो वैन से कहता है कि वो उनके देश के लिए बहुत जरूरी है। डिनो समझाता है कि वो उस ड्रैगन वाले हादसे की वजह से यहाँ आया है और वो खुद वैन से सुनना चाहता है कि असल में हुआ क्या था। और हाँ वैन, सच बताना, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगा। वैन उसकी बात मान लेता है, लेकिन साथ ही वो डिनो से कहता है कि वो उस पर थोड़ा भरोसा करे क्योंकि उसकी कुछ बातें नामुमकिन लग सकती है। वैन सबसे पहले डिनो को गाँव दिखाता है। वो समझाता है कि उसने दीवारें कैसे बनाई और वो लोग अपने हथियारों का इस्तेमाल करके खुद को दुश्मनों से कैसे बचाते हैं। डिनो अपने काउंसिलर अपेरता से पूछता है कि वो इसके बारे में क्या सोचता है, तो अपेरता बताता है कि जितना उसे पता है उन हथियारों की रेंज उतनी भी ज्यादा नहीं होती और उन्हें इस्तेमाल करना परेशानी का काम होता है। लेकिन वैन खामशिन को कहता है कि वो उन्हें एक बार चला के दिखाए। वो जंगल की तरफ फायर करता है जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और डिनो तुरंत इंप्रेस हो जाता है। वो देखता है कि वैन ऐसे बात कर रहा है जैसे उन हथियारों को उसने खुद बनाई हो, तो वैन कहता है हाँ बिल्कुल मैंने ही तो बनाई है, यहाँ तक कि इस गाँव में मौजूद हर एक चीज मैंने ही बनाई है। लेकिन उन्हें लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। तब वैन उसे याद दिलाता है कि उसने पहले ही कहा था कि उस पर भरोसा रखे। अपेरता गाँव की तरक्की के बारे में भी पूछता है, तो वैन कहता है कि उसने हर एक चीज पर बहुत मेहनत की है। अपेरता सोचता है कि इन दीवारों को बनाने में कितने साल लगे होंगे, लेकिन वैन उससे कहता है कि ये तो सिर्फ 4 महीने में हो गया था शायद। डिनो और अपेरता पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए पानामेरा उन्हें एक और बार दिखाने को कहते हैं। जब वो लोग गाँव से गुजरते हैं सब लोग वैन को ग्रीट करते हैं और अपेरता हैरान हो जाता है कि सब उसके साथ इतने कैजुअल तरीके से बात कर रहे हैं। जब वो झील की तरफ जाते हैं डिनो और अपेरता मरमेड्स को वहाँ आराम करते देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि मरमेड्स बहुत रेयर होते हैं। वैन फैसला करता है कि वो उन्हें दिखाएगा ये दीवार उसने कैसे बनाई, तो वो पहले एस्पार्टा से जमीन को थोड़ा ऊंचा करवाता है और फिर अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके उसे दीवार में बदल देता है, जिससे डिनो और अपेरता पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो लोग फिर थोड़ा आराम करते हैं जहाँ वैस्ता पूछता है कि डिनो कौन है, तो वैन समझाता है कि देखो जैसे मैं इस गाँव का लॉर्ड हूँ तो डिनो इस पूरे देश का लॉर्ड है, ठीक है। इसलिए वैस्ता सोचता है कि वो भी उन्हें सम्मान देगा क्योंकि वो कोई बहुत बड़ा आदमी है शायद। वो डिनो को अपना इंट्रोडक्शन देता है और एक तोहफा देता है ताकि उनसे दोस्ती कर सके, लेकिन सब हैरान रह जाता है क्योंकि वो तोहफा ऑरिकलहम होता है जो इस दुनिया का सबसे रेयर पत्थर माना जाता है और उसे मेटल ऑफ द गॉड्स भी कहते हैं। अपेरता सोचता है कि इस पत्थर से बनी एक तलवार की कीमत 100 प्लेटिनम कॉइन से भी ज्यादा की हो सकती है और डिनो सोचता है कि 100 प्लेटिनम कॉइन्स भी कम है, वो उससे भी ज्यादा होगी। लेकिन वैन उसे एक तलवार में बदल देता है। जब वो लोग बहस कर रहे होते हैं वैन चुपके से वो तलवार छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन डिनो उसे सब कुछ उगलने के लिए कहता है। वैन, क्या तुमने अभी एक तलवार बनाई है? नहीं तो मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, मैंने तो कोई तलवार नहीं देखा। डिनो वैन से वादा करता है कि वो उसके मांगे सुनेगा, तो वैन रिक्वेस्ट करता है प्लीज प्लीज मुझे इस गाँव में रहने दो, यहाँ से कहीं दूर मत भेज देना प्लीज। राजा को ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वैन को कैपिटल में एक अच्छी जिंदगी मिलती क्योंकि वहाँ जरूरत की हर एक चीजें है और ऊपर से अब तो उसके पास बैरॉन का टाइटल है। लेकिन वैन कहता है कि वो यही रहकर गाँव वालों को सुरक्षित रखना चाहता है क्योंकि वो इस गाँव का लॉर्ड है और ये उसकी जिम्मेदारी है। डिनो को लगता है कि वैन इतना टैलेंटेड है कि उसे इस गाँव में रहने देना ठीक नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो उसकी बात का सम्मान रखता है। वैन खुश होता है कि वो उसे इस गाँव से दूर नहीं भेज रहा और यहाँ अपने आराम भरी जिंदगी का मजा ले सकता है। उसके बाद डिनो कैपिटल लौटने की तैयारी करता है, लेकिन अचानक एक गार्ड चिल्लाता है कि खतरा खतरा, एक ड्रैगन उनकी गाँव की तरफ आ रहा है। तो वैन सब कोलराई के लिए तैयार होने का आदेश देता है। वो देखता है कि एक मेज उस ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा है और डिनो सोचता है कि वो यलनेदा किंगडम से होगा, इसी वजह से वो सबको सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि उसके साथ ही आसपास ही हो सकता है। वैन जानता है कि उसके तीर उस ड्रैगन तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर है, इसीलिए वो सोचता है कि अब उसके नए हथियार को टेस्ट करने का समय आ गया है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंस यूनिमॉग जो यलनेदा किंगडम का 8वां राजकुमार है अपने आदमियों के साथ आगे बढ़ रहा है और हमें ये भी पता चलता है कि उसने ड्रैगन को पूरे इलाके को जांच करने के लिए भेजा था, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि उसके जैसे राजकुमार को एक टूटा फूटा गाँव पर कब्जा करने भेजा गया है। वो सोचता है कि ये तो बच्चों का काम है यार, लेकिन जब वो लोग देखते हैं कि गाँव पूरी तरह बदल चुका है तो वो हैरान हो जाते हैं और उसके आदमी डर के मारे कांपने लगते हैं। यूनिमॉग समझाता है कि असली नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी
जगह में जहाँ कुछ भी नहीं मिलता वहाँ एक बेस कैंप तैयार करना मुमकिन ही नहीं होगा और वो उन्हें हमला करने का आदेश देता है। वो लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन घंटा भी कुछ नहीं होता। वह समझ नहीं पाता कि अलनादा के नाइट्स वहाँ क्या कर रहे हैं। यूनिमॉग उससे पूछता है कि उसे कैसे पता चला वो अलनादा से है, लेकिन वैन कहता है कि वो तो बस ऐसे ही गैस कर रहा था और वो खुश होता है कि यूनिमॉग ने खुद ही बता दिया। यूनिमॉग पूछता है कि वैन ने पूरे गाँव को अपग्रेड कैसे किया, तो वैन बताता है कि उसने गाँव वालों के साथ मिलकर सब कुछ बनाया है। भाई बहुत मेहनत लगी, ठीक है, इसलिए तोड़फोड़ नहीं करना। लेकिन यूनिमॉग उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो ड्रैगन को हमला करने का आदेश देता है, लेकिन गाँव वाले अपने नए हथियार का इस्तेमाल करते हैं और हजारों शूरिकेन एक साथ फायर होता है और वो ड्रैगन एक सेकंड भी टिक नहीं पाता। अपेरता को यकीन नहीं होता कि वैन इतना ताकतवर है और नाइट्स तुरंत सरेंडर कर लेते हैं। लेकिन यूनिमॉग हार नहीं मानता। पानामेरा उसे डराती है और कहते हैं कि अगर वो नहीं रुका तो अगली बार ऐसी जगह तीर पहुंचेगा कि वो कभी बाप नहीं बन पाएगा। इसीलिए वो भी डर के मारे सरेंडर कर देता है। अपेरता इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है कि जालपा ने वैन को घर से क्यों निकाला। दिनो कहता है कि शायद इसीलिए क्योंकि उसकी प्रोडक्शन मैजिक को बेकार माना चाहता है, लेकिन अब उसे लगता है कि मैजिक के ऊपर ये भेदभाव को ठीक करना होगा क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि प्रोडक्शन मैजिक असल में इतनी भयंकर हो सकती है। उसके बाद पानामेरा यूनिमॉग से सवाल जवाब करते हैं और पता चलता है कि यलनेता किंगडम ने कई सालों से इस गांव पर हमला करने का प्लान बनाया हुआ था क्योंकि उन्हें लगता था कि ये आसान काम होगा। एपेरता पूछता है कि क्या वो दूसरे राज्यों पर भी हमला करने का प्लान बना रहे हैं, तो यूनिमॉग बताता है कि एक दूसरी सेना स्कूडेश शहर पर कब्जा करने भेजा गया है क्योंकि उनका असली टारगेट वही है। पानामेरा दिनो को ये सारी बातें बताती है और एपेरता उससे कहता है कि उन्हें कैपिटल वापस जाना चाहिए क्योंकि उन्हें स्कूडेश शहर को बचाने के लिए उधर सैनिकों को भेजना होगा। डिनो चाहता है कि वैन उनकी मदद करे इस हमले को रोकने के लिए, लेकिन वैन समझाता है कि वो उनके साथ नहीं जा सकता क्योंकि बिना उसके गांव को संभालने वाला कोई नहीं होगा। पानामेरा उससे कहते हैं कि उसे राजा की बात माननी चाहिए क्योंकि अपने देश को बचाना एक नोबल का फर्ज होता है। इसीलिए वान उनकी मदद करने का फैसला करता है, लेकिन वो कहता है कि वो अपनी सेना खुद तैयार करना चाहता है। उसके बाद वैन एस्पार्टा से कहता है कि उसके जाने के बाद गांव की रक्षा करे और वो दी को अपने साथ चलने का आदेश देता है। बाकी लोगों को वो साथ नहीं ले जाना चाहता क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, पर वो लोग किसी तरह उसे मना ही लेते हैं कि वो भी साथ चलेंगे। वैन को लगता है कि कैपिटल के लोग शायद उन्हें नीचा समझेंगे कि इतने कम लोगों के साथ वो हमले को रोकने आए, पर खैर कोई बात नहीं। इसीलिए ऑर्थो की पार्टी भी उनकी मदद करना चाहता है, तो वैन ऑर्थो से कहता है कि वो बाकी एडवेंचर से भी कांटेक्ट करे और वादा करता है कि मिशन खत्म होने पर वो उन्हें बढ़िया सा इनाम देगा। तो ऑर्थो सोचता है कि फिर तो वो एडवेंचर्स वान के साथ काम करने के लिए जरूर मान जाएंगे। वान कुशाला से कहता है कि उन्हें स्काउट के रूप में उसकी जरूरत है, पर कुशाला का उतना मन नहीं होता इन सब में। वान कहता है ठीक है फिर मत आओ हमारे साथ और रात में जब हम बारबेक्यू पार्टी करेंगे उधर भी मत आना। इसीलिए वो तुरंत मान जाता है। पानामेरा समझाते हैं कि पहले उसे फाडी ने तो देश जाकर इसके बारे में बताना होगा, लेकिन वादा करते हैं कि उसके बाद वो उनकी मदद के लिए जरूर आएंगे। फिर वो वान से पूछते हैं कि वो अपने साथ कौन सा हथियार ले जाएगा। वान उससे कहता है कि वो अपने उन नए हथियारों को अपने साथ ले जाना चाहता है, पर जानता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। तब आर्टे बताते हैं कि वो अपनी मेरियोनेट मैजिक से उसकी मदद कर सकते हैं। वैन अपने आदमियों को इकट्ठा करता है और समझाता है कि उनका मिशन स्कूडेश शहर को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन वो उन्हें कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक वो है उन्हें खरोच तक नहीं लगने देगा। फिर हम देखते हैं कि जालपा को भी इस हमले के बारे में पता चल गया होता है, लेकिन वो सोचता है कि इतनी आसानी से वो लोग नहीं हारेंगे और वो अपने नौकर को आदेश देता है कि सैनिकों को तैयार करे। नौकर कहता है कि उन्हें वैन से भी मदद लेनी चाहिए, लेकिन जालपा सोचता है कि उसका गाँव इतना गरीब है कि उसके पास सेना तो दूर दिन भर का खाना हो वही काफी है। तो नौकर बताता है कि वैन ड्रैगन को हराने के बाद बैरॉन बन गया है। जालपा को लगता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि वैन के पास कोई एलिमेंटल मैजिक ही नहीं है और वो अपने नौकर से जल्दी करने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें तुरंत स्कूडेश के लिए निकलना होगा। फिर हम देखते हैं कि जालपा स्कूडेश शहर के दक्षिण हिस्से पर पहुंचता है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि वो ऑलरेडी तबाह हो चुका है और वो अपने आदमियों को तुरंत पीछे हटने का आदेश देता है, लेकिन ड्रैगन्स उन पर ऊपर से बम बरसा देते हैं। उनमें से एक उसकी तरफ बढ़ता है तो जालपा सोचता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन वो अचानक उड़कर चले जाता है और जालपा सोच में पड़ जाता है कि उन्होंने उसे खत्म क्यों नहीं किया। फिर हम पश्चिम हिस्से को देखते हैं जहाँ आरते अपने मेरियोनेट मैजिक का इस्तेमाल करके उन ड्रैगन्स को काट गिरा रही होते हैं। सभी दुश्मनों की फटके एक हो जाते हैं। वैन को यकीन नहीं होता कि आरती की मैजिक इतनी लाजवाब है, लेकिन बाकी लोग परेशान होते हैं कि यलनेता की सेना ने पूरे दक्षिण हिस्से को तबाह कर दिया है और वो सोचता है कि स्कूडेश के सैनिकों को अब पीछे हटना पड़ सकता है। वैन इस लड़ाई में ज्यादा घुसना नहीं चाहता, लेकिन वो सोचता है कि वो अपने दुश्मनों का ध्यान भटका के उन नाइट्स को पीछे हटने में मदद कर सकता है और वो इसी प्लान के साथ आगे बढ़ने का फैसला करता है। पर तभी दुश्मन उन्हें ढूंढ लेते हैं तो खामोशीन दूर से ही उन्हें गिरा देता है और दी अपने आदमियों को हमला करने का आदेश देता है, लेकिन वो दुश्मन सेना तीरों से उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तब एडवेंचर्स उन सैनिकों के पीछे से आकर उन्हें काट देते हैं। अचानक एक ड्रैगन वैन की तरफ हमला करता है तो आरते अपने मैजिक से उसे बचा लेते हैं। यलनेता की सेना को समझ आ जाता है कि वो लोग अब इस लड़ाई को जीत नहीं सकते, इसीलिए उनके सारे नाइट्स पश्चिम गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। वैन को लगता है कि अब और लड़के फायदा
फायदा नहीं है, इसलिए वो भी सबको पीछे हटने का आदेश देता है। ऑर्थो उससे कहता है कि वो ये लड़ाई जीत सकते हैं, लेकिन वैन समझाता है कि उन्हें लापरवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो किसी के भी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। इसीलिए जब तक मौका है उन्हें पीछे रहना चाहिए। दूसरी तरफ जालपा नाइस कैप्टन को आदेश देता है कि अपनी सेना को इकट्ठा करे, क्योंकि वो स्कूडर शहर को किसी भी हालत में वापस पाना चाहता है। पर हाँ, वो लोग उन ड्रैगन्स के हमले से जिंदा वापस आ गए, यही उनके लिए बड़ी बात है। तभी मर्सिया अपने आदमियों के साथ वहाँ आता है और जालपा उसे डांटने लगता है कि वो इतने समय तक कहाँ था। उसी वक्त किंग डिनो भी वहाँ आ जाता है और पूछता है कि स्कूडेट में क्या हुआ। जालपा बताता है कि वो पूरा शहर तबाह हो चुका है, क्योंकि वो एलनेता के नए हथियारों के सामने कुछ नहीं कर पा रहे, और वो समझाता है कि वो लोग जिंदा इसलिए बच पाए क्योंकि ड्रैगन्स अचानक पश्चिम दिशा की तरफ उड़ गए। डिनो उससे कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पश्चिम दिशा में वैन था जो उन लोगों का ध्यान भटका रहा था। लेकिन जालपा को यकीन नहीं होता, तो डिनो बताता है कि वैन ने उस गरीब से गांव को इतना अपग्रेड किया है कि वो खुद एक देश के बराबर बन गया है, और उसने ड्रैगन को हरा के बैरन टाइटल हासिल किया है। जालपा सोचता है कि नामुमकिन है क्योंकि इसके प्रोडक्शन मैजिक सबसे बेकार है। अपेरता कहता है, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। अरे नहीं नहीं महाराज, मैं ये नहीं कह रहा। मर्सिया खुश होता है कि वैन अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहा है। उस शाम डी वैन से पूछता है कि अब उसका अगला प्लान क्या है। वैन जानता है कि अगर स्कूडेट को दुश्मनों के हाथों से छुड़ाया नहीं गया तो वो उनके गांव के लिए भी खतरा बन जाएगा। पर आरते दोबारा लड़ाई में जाना नहीं चाहते क्योंकि वो जगह बहुत डरावना है। वैन उससे कहता है कि उन्हें अपने साथियों की मदद तो करनी ही होगी, और तभी उसे एक जबरदस्त आइडिया आता है। समझाता है कि वो लड़ाई के वक्त नाइट्स को हथियार पहुंचा के उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, और साथ ही वो एक नया हथियार भी बनाने वाला है। वैन एक पत्थर फेंकने वाला हथियार मतलब एक गुलेल बनाता है और बताता है कि वो अपने सैनिकों को लगभग 20 गुलेल भेजने के बारे में सोच रहा है, पर दिक्कत यह है कि इसे वहाँ तक लेके कैसे जाए। इसलिए वो फैसला करता है कि उन्हें लड़ाई के मैदान पर ही इसे बनाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि वैन पास के एक शहर जाता है जहाँ वो अपने फादर से मिलता है। उसका फादर उससे पूछता है कि उसने ड्रैगन को कैसे हराया। सच बताओ वैन, कहीं तुमने राजा से झूठ तो नहीं बोला, क्योंकि उस जैसे पावरफुल ड्रैगन को मैं खुद अकेले नहीं हरा पाऊंगा। तब वैन कहता है कि उसने अपने हथियारों का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन को मार गिराया, लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। पानामेरा अचानक वहाँ आते हैं और जालपा से कहते हैं कि जब तक वो वैन की शक्तियों को खुद नहीं देखेगा तब तक वो यकीन कर भी नहीं पाएगा। इसीलिए वो वैन से यहीं पर एक हथियार बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन वैन उसे कहता है, ही अब मेरे पास उससे भी बेहतर चीज है, रुको दिखाऊंगा बाद में। इस हथियार को इतने कीमत में बेचूंगा, सारा पैसा ही पैसा होगा। थोड़ी देर बाद वो लोग किंग डिनो के एक मीटिंग में होता है। डिनो बताता है कि उन्हें स्कूडेट को किसी भी हालत में वापस लेना ही होगा, और फारती उन्हें समझाने लगता है कि एलनेता देश के पास एक नया हथियार है। वो ड्रैगन्स के ऊपर सवार होकर नीचे बम फेंकते हैं। डिनो सोचता है कि जब तक वो उनके इस हमले से बचने का तरीका नहीं ढूंढ लेते तब तक उनके पास जीतने का कोई चांस नहीं है, और एपेरता वैन से पूछता है कि क्या उसके पास कोई स्ट्रेटेजी है। तो वैन समझाता है कि उन्हें ड्रैगन्स को बम गिराने से पहले ही मारना होगा। बाकी नॉबल्स को लगता है कि ये क्या पागलपन है, भाई वो ड्रैगन्स है, कबूतर नहीं जो एक ही पत्थर में गिर जाएंगे। लेकिन डिनो को यकीन है कि वैन जरूर ये मुमकिन कर सकता है, इसलिए वो वैन से कहता है कि वो सैनिकों के साथ सबको लीड करेगा। पर वैन डिनो से पूछता है कि क्या वो पीछे रहकर सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि वो सबके सामने जाके मरना नहीं चाहता। बाकी नॉबल सोचता है कि ये बच्चा किसी काम का नहीं है। जालपा उसे अपने औकात में रहने को कहता है, याद दिलाता है कि वो बस एक गरीब गाँव का लॉर्ड है। वैन कहता है, अच्छा मैं गरीब गाँव का, साले मैंने और मेरे साथियों ने उस गाँव को जितना अपग्रेड किया है तुम्हारे बाप दादा में उतना दम नहीं होगा। खुद के बाप ने मुझे परिवार से निकाल दिया और एक ऐसे गाँव में भेज दिया जहाँ कुछ भी नहीं था, लोग भूखे मर रहे थे उधर। अरे मैं तो यहाँ इसीलिए मदद करने आया ताकि गाँव सुरक्षित रहे, वरना तुम जैसों के मैं मुंह भी ना लगो। बाकी नॉबल सोचता है कि अगर उसका गरीब गाँव तबाह भी हो जाए तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी कौन इतना पागल है कि उस छोटे से गाँव पर हमला करने जाएगा। लेकिन एपेरता बताता है कि एलनेता किंगडम ने उस गाँव पर हमला करने के लिए पहले ही नाइट्स भेजे थे, पर वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और सबको चेतावनी देता है कि अगर उनके दुश्मनों को जल्दी रोका नहीं गया तो वो पूरे राज्य पर कब्जा कर लेंगे, और फिर तुम लोग किसी जगह के लॉर्ड नहीं बल्कि उनके रसोई घर में बर्तन मांज रहे होंगे। वैन बताता है कि वो लड़ाई के सामने जाकर मरना नहीं चाहता क्योंकि उसे अपने गांव को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन काउंट फार्टी ने तो पूछता है कि क्या वो एलनेता किंगडम के उन नए हथियारों को सही में रोक सकेगा। वैन सोचता है कि वो ये कर सकता है और तुरंत अपने उस नए गुलेल और तीरों को बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। लेकिन उसका फादर उससे कहता है कि उनके पास ये सब करने का समय नहीं है। वैन सोचता है, अब इस बुढ़े का बहुत हो गया भाई, इसे अपनी पावर दिखाना ही पड़ेगा। वो अपने प्रोडक्शन मैजिक का इस्तेमाल करके तुरंत कुछ हथियार बना देता है, और सबको यकीन नहीं होता कि वो ये सब एक चुटकी में कर पाया। लेकिन उसका फादर इम्प्रेस नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि ये सिर्फ कचरा है। वैन भी लाइक, अबे तुम्हारी दिक्कत कहाँ है, कहाँ कुछ ले भाई तुम्हें। तो वैन समझाता है कि ये गुलेल शूरिकेन फायर कर सकता है जो ड्रैगन्स को आराम से मार देंगे। अब जीतना और हारना सेना के ऊपर है, वो बस पीछे से सपोर्ट करेगा। उसके बाद तील वैन को लेने आते हैं और वहाँ आरते अपने फादर को देखती है, लेकिन उसे याद आता
समझाता है कि उसकी फैमिली हमेशा उसके साथ कैसा बिहेव करती थी, इसीलिए वो चुप रहती है। उसका फादर कहता है कि अभी बात करने का सही समय नहीं है, तो जब ये लड़ाई वगैरह सब कुछ सुलझ जाएगा तब अच्छे से बात करेंगे, और वो वहाँ से चला जाता है। वैन देखता है कि आरती दुखी है, इसलिए वो उससे कहते हैं कि अगर वो ठीक महसूस नहीं कर रही तो थोड़ा आराम कर ले, और तिल को आदेश देता है कि वो उसका ख्याल रखे। फिर वैन अपने साथियों को उसके प्लान के बारे में बताता है और कहता है कि खामशेन तीर चलाने वाले स्क्वाड को लीड करेगा। वो समझाता है कि उन्हें ड्रैगन्स को हराने के लिए गुलेल की जरूरत है। दी और ऑर्थो सोचता है कि फिर उन्हें खामशीन और उनके साथियों की सुरक्षा करनी होगी ताकि उन पर अचानक हमला न हो जाए। पानामेरा कहते हैं कि उनके दुश्मनों ने स्कूडेट शहर को बम बारूद का इस्तेमाल करके कब्जा कर लिया, इसीलिए उन्हें भी धमाकेदार तरीके से जवाब देना होगा। उसे वैन पर पूरा यकीन है कि वो उन्हें हरा सकता है। फिर लड़ाई का दिन आता है और जालपा अपने आदमियों को हमला करने का आदेश देता है, जबकि वैन अपने साथियों से कहता है कि वो उसके प्लान के मुताबिक काम करे। दुश्मनों का लीडर सोचता है कि वो दोनों तरफ से दीवार को तोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए वो अपने सैनिकों को तीरों से हमला करने का आदेश देता है। लेकिन दी अपने आदमियों को वैन के बनाए उन शील्ड्स का इस्तेमाल करने को कहता है और बड़े आसानी से वो उन तीरों को ब्लॉक कर लेता है। दुश्मनों के कमांडर को यकीन नहीं होता, फिर वो अपने मेजेस को स्पेल से हमला करने का आदेश देता है और वो मैजिक एरोस फायर करता है। अब वैन के सिपाहियों को उन तीरों को रोकने में मुश्किल होता है क्योंकि उनके शील्ड्स कमजोर पड़ गए होता है। कमांडर सोचता है कि अब उनका खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन जमीन अचानक हिलने लगती है। तब उन्हें पता चलता है कि गेट पर जालपा और बाकी लोगों ने हमला कर दिया है। कमांडर समझ आता है कि उन्होंने सैनिकों को उनका ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किया था। फार्देनेतो और जालपा अपनी पावर्स कंबाइन करते हैं और वो गेट को एक ही झटके में उड़ा देता है। वैन समझ जाता है कि उनकी मैजिक बिल्कुल अलग ही लेवल पर है। फिर दोनों तरफों के बीच थमासा न्यूज शुरू हो जाते हैं। पानामेरा अपनी मैजिक से सबको उड़ाते जाते हैं किसी राक्षस की तरह, और एडवेंचरर्स भी अपने दुश्मनों को हराते जाते हैं। कमांडर को पता चल जाता है कि ऐसे तो वो लोग हारने वाले हैं, इसीलिए वो ड्रैगन्स को बुलाता है ताकि ऊपर से उन पर बम गिरा सके। तभी खामशेन अपने लोगों को गुलेल से हमला करने का आदेश देता है और ड्रैगन्स इस भयंकर अटैक के सामने टिक नहीं पाते। वैन खुश होता है कि उनका प्लान काम कर गया, लेकिन वो देखता है कि एक ड्रैगन अभी भी जिंदा है और वो बाकी सबसे बड़ा लग रहा है। ऑर्थो और कुशाला हमला करते हैं पर उस ड्रैगन को एक खरोच तक नहीं आते, लेकिन हमें पता चलता है कि वो सिर्फ उसे उकसा रहे थे। और खामशेन दोबारा अपने गुलेल से हमला करने का आदेश देता है। तीर उसके पंखों को छेड़ देते हैं और पानामेरा एक बड़ा सा फायरबॉल हमला करती है जो उसे भस्म कर देता है। फिर दी आगे बढ़ता है और एक ही बार में उसे खत्म कर देता है। सैनिक अपनी जीत का जश्न मनाते हैं क्योंकि सारे ड्रैगन्स खत्म हो चुके होता है, जबकि फार्दिनेतो को पता चल जाता है कि वैन कोई मामूली लड़का नहीं है। कमांडर पीछे हटने की तैयारी करता है, लेकिन ऑर्थो और कुशाला उसे रोक देते हैं, इसलिए वो समझ जाता है कि सरेंडर करने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है। उसके बाद जालपा भी वहाँ से जाने लगता है और मार्सिया उससे पूछता है कि क्या वो वैन से बात नहीं करेगा। जालपा को एहसास होता है कि वो वैन के बारे में गलत था। दूसरी तरफ वैन अपने दोस्तों को लड़ाई में मदद करने के लिए शुक्रिया करता है और ऑर्थो की पार्टी दुश्मनों के कमांडर के साथ वापस आते हैं। फिर जब पानामेरा उससे सवाल जवाब करते हैं तो उसे पता चलता है कि एलनेता किंगडम का प्लान 3 जगहों पर एक साथ हमला करना था और वैन जानता है कि वो लोग सीतो और स्कूडेट पर ऑलरेडी हमला कर चुके हैं, इसलिए वो उनके आखिरी जगह के बारे में पूछता है। तो वो बताते हैं कि आखिरी हमला पूरे फार्दिनेतो देश पर होने वाला है और आरते इस बात से परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो उसका घर था। वो वैन से कहते हैं कि उसे वापस जाना होगा, पर वैन सोचता है कि बहुत खतरनाक है, लेकिन वह फिर भी जाने की जिद करती है, इसलिए वैन भी उसके साथ जाना चाहता है। लेकिन आरते हर चीज के लिए उस पर निर्भर नहीं होना चाहते, ऊपर से ये तो उसका घर का मामला है। वैन भी समझ जाता है कि अगर वो एक बच्चे के रूप में फार्दिनेतो देश को बचाएगा तो इससे आरते के फादर की उस जगह में कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी, लोग उस पर भरोसा करना ही बंद कर देंगे। इसीलिए वो ऑर्थो और बाकी लोगों को आरते के साथ जाने का आदेश देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फार्दिनेतो पर हमला शुरू हो चुका है और जब आरते और बाकी लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो टूट पड़ती है क्योंकि उसे अपनी माँ की फिक्र होती है। वो उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन ऊपर से ड्रैगन्स पूरे शहर पर बम बरसाने लगता है। ऑर्थो सोचता है कि वो ये लड़ाई फिर भी जीत सकता है और आरते से इजाजत मांगता है ताकि वो उनके ग्रुप को लीड कर सके, लेकिन आरते कहते हैं कि एलनेता किंगडम को हराने वाला कोई फार्दिनेतो देश का ही होना चाहिए क्योंकि उनके घर पे हमला हुआ है भाई, इसीलिए वो उन्हें खुद लीड करना चाहते हैं। ऑर्थो पूछता है, लेकिन आरते तुम इतने बड़े दुश्मनों की सेना को कैसे संभालोगे? दूसरी तरफ आरते की माँ और उसकी बहन ये सारा कुछ हंगामा देख रहे होता है और वो सोचता है कि इस मुश्किल हालत में उन्हें कौन बचाएगा, इसीलिए दुश्मनों के पहुंचने से पहले वो खुद अपनी जान खत्म करने के बारे में सोचते हैं। इसी बीच एलनेता के सैनिक अपनी जीत को लेकर खुश होता है, लेकिन एक ड्रैगन अचानक ऊपर से गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि आरते अपने पुतले से उन्हें काटना शुरू करते हैं और सैनिकों को यकीन नहीं होता कि वो लड़के ड्रैगन्स को एक चुटकी में मार रही है। वो देखते हैं कि आरते और बाकी लोगों ने फार्दिनेतो का झंडा दोबारा ले रहा है, इसलिए सभी दुश्मन फैसला करते हैं कि वो पहले उनसे निपटेंगे। आरते हमला करते हैं और अपने मैरियोनेट से सभी सैनिकों को काट देते हैं, जबकि ऑर्थो और बाकी लोग उसे सपोर्ट करते रहते हैं। कुशाला उनके खिलाफ थोड़ा मुश्किल में पड़ जाता है, लेकिन आरते उसे बचाती है। उसके पुतले का एक हाथ टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो उन्हें आसानी से काट देती है और कड़ी मेहनत के बाद वो लोग किसी तरह सारे दुश्मनों
दुश्मनों को खत्म कर देता है, लेकिन हजारों ड्रैगन्स अचानक वहाँ आ जाता है। कमांडर उन्हें पुतले पर हमला करने का आदेश देता है और लगता है कि अब वो मुश्किल में है, लेकिन तभी एक दूसरा पुतला अचानक वहाँ जाता है। औरतों को यकीन नहीं होता कि वो एक साथ 2 पुतलों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आरते जानते हैं कि उसके पास ज्यादा माना नहीं बचा। दुश्मन अपना हमला जारी रखते हैं, लेकिन आरते फिर भी उन सबको काटते रहते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे वो हमेशा खुद को बेकार और कमजोर समझते थे, और उसने ये भी फैसला कर लिया था कि वो अपनी मैजिक किसी के सामने दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन वैन की वजह से उसे अपना हौसला वापस मिला और दोबारा खुद पर यकीन करने लगते हैं। एडवेंचरर्स उसकी ताकत देखकर हैरान हो जाता है और वो अकेले ही सारे ड्रैगन्स को खत्म कर देते हैं। दुश्मनों के कमांडर को यकीन नहीं होता और सारे सैनिक पीछे हटने लगते हैं। आरते की माँ सोचते हैं कि उन्हें किसने बचाया, और तब फेर्डिनेंड उनके पास आता है और बताता है कि आरते ने उन्हें बचाया। तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया था, लेकिन फिर भी वो उन्हें बचाने के लिए वापस आए। यहाँ कुशाला पूछता है कि क्या आरते अपने पेरेंट्स से मिलने जाएंगे, लेकिन वो उनसे मिलना नहीं चाहते क्योंकि उसे याद है उसके माँ को मेरियोनेट मैजिक से काफी नफरत है। वो सब गाँव वापस लौट आता है और वैन खुश होता है कि आरते सुरक्षित है। वो देखता है कि आरते थोड़ी सी मायूस लग रही है, तो वो बताते हैं कि वो लड़ाई के दौरान अपनी टीम को अच्छे से आदेश नहीं दे पाए। मतलब वैन कितने अच्छे से अपनी टीम को संभालता है, पर वो उसकी तरह कुछ नहीं कर पाए। लेकिन वैन उससे कहता है कि उसने बहुत बेहतरीन काम किया है और वो उसका घर पर स्वागत करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वैन ने शहर को एक बार फिर अपग्रेड कर दिया है और आरते उन नए नए घरों को देखकर हैरान हो जाते हैं। वैन सोचता है कि कैसे उसके फादर ने उसके प्रोडक्शन मैजिक की वजह से उसे घर से निकाल दिया था, और जब वो पहली बार गाँव में आया था तो ये गाँव कैसा था, लेकिन इसी वजह से वो इतना कुछ एक्सपीरियंस कर पाया और इतने बेहतरीन लोगों से मिल पाया। इसीलिए वो वादा करता है कि वो इस जगह को सबके लिए और बेहतर बनाता रहेगा। सो दोस्तों, फाइनली एनीमे यहीं पर खत्म हो जाता है। इस वीडियो में मैंने सीजन 1 पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए कोई भी अगला पार्ट नहीं आएगा। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड थोड़ा हाइप भी कर देना दोस्तों। बाकी अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुम ऐसे मजेदार एनिमेस मिस ना करो। 500 कमेंट्स का टारगेट रखते हैं, उसे भी पूरा कर देना दोस्तों, और कमेंट्स में जरूर बताना कि अगला कौन सा एनिमे तुम्हें देखना है। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसे मैजिकल ओवर पार्ट टाइप के एनिमेस देखना पसंद है देन स्क्रीन पे शो हो रहे उन वीडियोस पे क्लिक करो। एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो में। बाय बाय।